हेलो दोस्तों, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। दोस्तों, हमारी एक जो सीरीज चल रही है ना राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू की, उसमें आज हम पांचवें लेक्चर के साथ में पूरी बातें करेंगे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से रिलेटेड। क्योंकि अब हमारे पास में अब डिटेल्ड चैप्टर्स हैं। अभी तक जितनी हमने 4 क्लासेस ली हैं वो एग्जीक्यूटिव समरी के नाम पर थी, और वो समरी इतनी इंपॉर्टेंट है जिसमें से हमें 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमी के नाम पर या करंट अफेयर्स के नाम पर डेफिनेटली मिल जाएंगे। लेकिन अब होता क्या है कि जब इकोनॉमी की बात आए तो उसमें हमें सेक्टर वाइज डिटेल में भी कुछ चीजें देखने की जरूरत होती है कि इकोनॉमी में उस पर्टिकुलर सेक्टर का क्या रोल आ रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, वो चीजें भी हमें कवर करना जरूरी हो जाता है। तो यहां पर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की जब बात आए तो इन्हीं पैरामीटर्स को ध्यान देते हुए हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसका भी ये फर्स्ट पार्ट है ना। ये भी हम 2 या 3 पार्ट्स में कवर करेंगे जिससे कि एक बार में ज्यादा लोड भी ना आए और चीजें समझने में भी आ जाए। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अब जो भी हम इकोनॉमी का पोर्शन कवर करेंगे, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि उस इकोनॉमी में अब ज्योग्राफी भी इंटीग्रेट होने लग जाएगी। अब ठीक है, ज्योग्राफी भी इंटीग्रेट होने लग जाएगी और यहीं से आप अपने ज्योग्राफी के नोट्स हैं उनको अपडेट कर सकते हैं। जो गार्गी क्लासेस पर आपको प्लेलिस्ट मिली है ना, तो उसमें हमें क्या क्या चीजें अपडेट करनी है वो शुरू यहीं से हो जाएगा। ठीक, तो आज के इस डिस्कशन में डिटेल्ड एनालिसिस तो होगा, साथ में हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे और कुछ मैपिंग का पोर्शन भी आएगा, जैसे कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स डिस्ट्रिक्ट वाइज। जब से 41 डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं तब से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में क्या चेंज आया है वो भी हमारे लिए जानना जरूरी हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा डिस्कशन बिल्कुल डिटेल में रहने वाला है। लेकिन आगे बढ़े ना, उससे पहले आप लोगों को मैं एक तो बता दूं कि आप लोगों को चाहिए होती है पीडीएफ्स और शॉर्ट टर्म में कुछ इंफॉर्मेशन। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो और टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लो। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिसको आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो, गार्गी क्लासेस RPSC। इसके नाम से भी सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो भी आपके सामने आ जाएगा। और यहां पर जो आपको चीजें मिलती हैं उनमें कि आपको मान लो कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट है, राइट, तो नोट्स के लिए क्या प्रोसेस है वो वहां पर दिया हुआ है, जिससे कि आप इजीली प्रोसेस करके, अब वहां पर मैसेज दिया है, पिन कमेंट किया हुआ है मेरा, है ना। और फिर भी अगर कोई डाउट आए, अगर चैनल पे समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो 7357600854 पर। किसी भी तरीके का डाउट आए प्रिपरेशन से रिलेटेड, किसी भी तरीके की आपको मेंटरशिप की भी अगर रिक्वायरमेंट हो, आपको लगता है कि जी तैयारी तो मैं कर लूंगा, मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा गाइडेंस अगर मिल जाए तो मेरी बात बन जाए, तो उसके लिए भी आप मुझे सीधा इन नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट पर हेल्प कर सकूं, फिर चाहे वो इमोशनल हो, एजुकेशनल हो, एक प्रोसेस वाइज हो, अभी क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, A to Z मैं आपको यहां पर हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहूंगा। समझ गए। और बाकी नोट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैंने बता ही दिया, वहां पर आपको पिंड कमेंट मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट आए तो इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लेना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये मैं ही हैंडल कर रहा हूं अभी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बीच में कोई लेयर लगी हुई है, आप लोग मेरे से कनेक्ट करने की कोशिश करो और बीच में पता बोल दे कि नहीं जी सर अभी बिजी हैं, अभी थोड़ा बाद में बात करेंगे। ठीक है, बोलूंगा तो मैं ही बोलूंगा कि हाँ जी बिजी हूं, लेकिन बीच में अभी कोई लेयर नहीं है। ठीक है, तो आप मुझसे सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे हमारी इकोनॉमी में, राजस्थान की इकोनॉमी में कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हम देखने वाले हैं। वैसे तो हमने ऑलरेडी देखा है कि जब भी किसी इकोनॉमी की कैलकुलेशन होती है तो वहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, 3 पार्ट्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं। जिनमें जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं वो हैं जिनमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में डील करते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर या उससे संबंधित दूसरे काम हैं उसमें हम सीधा डील किससे कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से। एग्री एंड अलाइड जो भी सेक्टर्स हैं, अब आपको पता है कि अलाइड में फिशरी भी आ गया, फॉरेस्ट्री भी आ गई, एग्रो फॉरेस्ट्री भी आ गई, है ना। और इसमें हमें यह भी डिटेल जानने की जरूरत होती है कि भाई किसके पास में कितनी जमीन है, लैंड होल्डिंग का क्या इश्यू चल रहा है, किस हिसाब से राजस्थान में लैंड होल्डिंग नंबर तो बढ़ रहे हैं
लेकिन साइज है वो घटती चली जा रही है। साथ में हमें यहां पर प्रैक्टिस के लिए साथ में एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। तो ये हमारा एक पूरा प्रोसेस रहेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, दो वर्ड्स आप इकोनॉमी में जरूर देखोगे, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्जर स्केल पे आप इकोनॉमी के पॉइंटर्स को कंसिडर करें, है ना। और माइक्रो का मतलब होता है आप अपने हाउस होल्ड लेवल पे, घर के लेवल पे जो मैनेजमेंट देखा जाता है, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे, या फिर कहें जहां पर बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीजों की डिटेल देखी जाती है, तो वो माइक्रो हो जाता है। तो हमारे लिए जब इकोनॉमी की बात आती है ना, तो इकोनॉमी में हमेशा हम जिन पैरामीटर्स पे ध्यान दिया करते हैं वो मोर और लेस हमारे हुआ करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एक पॉइंट तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो देश की जीडीपी है ना, देश की जीडीपी है ना, उसमें एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है, नेशनल जीडीपी में एग्रीकल्चर का जितना कंट्रीब्यूशन है या प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, नेशनल या इंडिया की जीडीपी में जितना कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर का है, उसका अगर हम कंपैरिजन राजस्थान के से करें, राजस्थान की जीएसडीपी में जो एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे यहां पर ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा है एज कंपेयर टू नेशनल लेवल, है ना। सीधी अगर बात करूं तो यहां पर ये पैरामीटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें से हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, ग्रोथ ट्रेंड की बात करें तो लगातार जीएसवीए में एग्रीकल्चर पॉजिटिव साइन दिखा रही है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें ध्यान रखना है। फिर तीसरी बात आती है कि जब आउटपुट कंपोनेंट में हम ध्यान दें तो यहां पर क्रॉप्स और लाइव स्टॉक लीड करते हुए दिखाई पड़ता है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, और इसमें भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? नंबर 1 लाइव स्टॉक का, नंबर 2 कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा आपकी क्रॉप्स का, फिर आती है आपकी फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, देन कम्स फिशरीज। इस तरीके से आपको सीक्वेंस दिखेगी। हम एक एक डेटा के साथ में बात करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। फिर बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। देखो, हमें यह पता है कि हमारा राजस्थान जो है वो एरिड क्लाइमेट में है, हमारे यहां पर सॉइल की क्वालिटी डिग्रेडेड है, हमारे यहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा मॉनसून पे डिपेंडेंट है। तो ये चैलेंजेस है ना, इन चैलेंज को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं, क्या यहां पर हमारे फार्मर्स को प्रॉपर मैनर में जो भी प्राइस मिलनी चाहिए उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की वो मिल रही है कि नहीं, वो सारी चीजें यहां पर इस पर्टिकुलर आप कहोगे कि पैरामीटर के अंडर में हमें देखना है। तो सबसे पहली चीज तो कि किस तरीके की ज्योग्राफी हमारे यहां पर प्रिवेल करती है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि राजस्थान में जब हम मैपिंग को अच्छे से देखते हैं तो मोर और लेस अरावली का कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब इसके वेस्ट की तरफ अगर जाएं, अरावली से वेस्ट की तरफ, तो ये वो एरिया है जहां पर रेनफॉल तो कम है, लेकिन ज्योग्राफी की बात करें तो लगभग 61% एरिया ऑक्यूपाई करके चलता है। वहीं दूसरी तरफ इधर रेनफॉल अच्छा है और यहां पर आपको रेनफॉल के साथ साथ में रिवर्स का फ्लो भी अच्छा खासा दिखता है, तो सॉइल क्वालिटी भी आपको अच्छी दिखेगी, लेकिन ये एरिया थोड़ा सा कम है, यहां पर पॉपुलेशन का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। तो ये सिनेरियो एक तरीके से इम्बैलेंस करने वाला सा क्रिएट हो जाता है। लेकिन अभी हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी या अलाइड सेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर और उससे एसोसिएटेड जो सेक्टर्स होते हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो वैसे देखें तो यहां पर हमारे स्टेट की अगर जीएसडीपी आपसे कोई पूछे तो 18.75 लाख करोड़ है, जो कि ऑलरेडी हमने बार बार देखी है करंट प्राइस के बेसिस पे, और उसमें एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 4.41 लाख करोड़ है, ठीक है, जो कि लगभग आपको 25% के लगभग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यहां पे शायद 28 बताया था आपको, राइट, यहां पे 28 नहीं, इट्स 25, ठीक है, ये थोड़ा करेक्ट आप कर लेना। 25% के लगभग कंट्रीब्यूशन जीएसडीपी में आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इतना आसान नहीं है हमारे यहां पर खेती करना। क्यों? सबसे पहला चैलेंज तो है एरिड कंडीशन है, इंसोलेशन मतलब सूरज की सीधी किरणें ज्यादा आती है, हाई इंसोलेशन, तो इस वजह से इवेपोरेशन ज्यादा है। रेनफॉल तो कम है ही,
लेकिन गर्मी ज्यादा होने के चलते इवापोरेशन भी ज्यादा है, और बाकी बचा हुआ एरिया है वहां पर भी अगर रेनफॉल मिलेगी तो थोड़ा कम ही मिलेगी, मॉडरेट ही मिलेगी। तो एरिड या सेमी एरिड कंडीशन हमारे यहाँ पर प्रिवेल करती है। और अगर टू बी प्रिसाइज बात करूं तो हमारे यहाँ पर एनुअली कितना रेनफॉल होता है, 58 सेंटीमीटर पर ईयर। ये अपने आप में सीधा शो करता है कि रेनफॉल डेफिसिट का एक ट्रेंड हमारे यहां पर नॉर्मल है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, फिर हम बात कर लें एक चैलेंज दूसरा, दैट इज सॉइल डिग्रेडेशन। जिस तरीके से रेनफॉल अगर कम है तो हमें ये पता है कि यहां पर वेजिटेशन की भी कमी आएगी, पेड़ पौधों की भी कमी आएगी। अब वेजिटेशन अगर कम होगा, पेड़ पौधे अगर कम होंगे तो सीधी बात है सॉइल क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है कि वेजिटेशन अच्छी हो तो ही सॉइल क्वालिटी अच्छी हो। होता क्या है कि यहां पर जो मेजर आपको या कहें कि मैक्रो न्यूट्रिशन की बात करें, है ना, न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश, इनकी भी बात करें तो हमारे यहां पर इनकी कमी देखने को मिलती है जमीन में, तो क्वालिटी वाइज भी अच्छी नहीं है वहां पे। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि जिस तरीके से हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं उसके चलते भी हमारी सॉइल क्वालिटी लगातार बिगड़ जाती है। ठीक है, अगर आपने एक्सेस में फर्टिलाइजर अप्लाई कर दिया तो एल्केलिनिटी आपकी बढ़ जाती है। एल्केलिनिटी अगर बढ़ गई तो फिर आपको जिप्सम अप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर के फिर वो मोरलेस आप बैलेंस कर पाते हो। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि सॉइल जो है अगर वो स्लाइटली एसिडिक है ना, तब तो वो होती है बढ़िया खेती के लिए। लेकिन जैसे ही पीएच वैल्यू, आपको पता होगा पीएच वैल्यू के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें 7 से कम की तरफ गए तो एसिडिक, 7 से ज्यादा की तरफ गए तो बेसिक। तो यहां पर जो एल्केलिनिटी जो होती है, सैलिनाइजेशन जो होता है, सॉल्ट कंटेंट का जो मिक्स होना ज्यादा हो जाता है सॉइल के साथ में, तो वहां पर पीएच वैल्यू क्या हो रही है, 7 से ज्यादा, जबकि होनी चाहिए कितनी, 5 से 7 के बीच में। तो इसको फिर रिड्यूस करने के लिए जिप्सम अप्लाई करना पड़ता है हमें। तो सॉइल डिग्रेडेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा फिर फ्रेगमेंटेड लैंड, सीधी बात है पहले हुआ करती थी जॉइंट फैमिलीज, है ना। तो जॉइंट फैमिलीज में क्या होता था कि जो ऑनरशिप थी वो डिवाइड नहीं होती थी, तो जो लैंड होल्डिंग की नंबर है, संख्या है, वो तो होती थी कम, लेकिन लैंड होल्डिंग एरिया की बात करें वो होता था फैमिली वाइज ज्यादा। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे परिवार टूट रहे हैं और इसका नतीजा ये हो रहा है कि लैंड होल्डिंग धीरे धीरे कम होती चली जा रही है अगर हम एरिया वाइज बात करें, और जबकि नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। क्या समझे आप? सीधी बात है, परिवार टूटा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपनी हिस्सेदारी मांगने की बात की, तो लैंड होल्डिंग नंबर तो बढ़ गया, लेकिन जिसके पास में जितना एरिया होना चाहिए उसकी बात करें तो एरिया वाइज लैंड होल्डिंग की कमी आ गई। सिंपल बात है, आपके पास कोई खेत है या दादाजी के पास था, तो एक ही बंदे के पास में कितनी बड़ी एरिया थी, राइट, कितना बड़ा एरिया था, तो वहां पर ऑनरशिप के नाम पर तो लैंड होल्डिंग कितनी गई, सिर्फ एक। लेकिन जैसे ही दादाजी के बेटों के बीच में प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ तो वो एक ही प्रॉपर्टी कितनी लैंड होल्डिंग में कन्वर्ट हो गई, 4 या 5 में, तो नंबर्स तो बढ़ गए, लेकिन ओवरऑल देखें तो एवरेज एक इंडिविजुअल की ऑनरशिप में कितनी जमीन आ रही है, वो कम हुई कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि जब जमीन का एरिया कम होगा तो खेती करने में फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा इनपुट कॉस्ट लगती है, और वहीं पर अगर एक बहुत बड़े खेत के ऊपर आप खेती करेंगे तो वो कंसिडर हो जाता है मोटा मोटा इकोनॉमी ऑफ स्केल। सिंपल बात है, मार्केट गए तो आपने 50 किलो आलू खरीदे, है ना, और एक आप 5 किलो आलू खरीद रहे हो, बार्गेन करने की क्षमता कब आपकी बढ़ेगी, आप बताइए खुद ही। सिंपल है ना, 50 वाले में। तो यही चीज यहां पर है कि छोटे खेत के लिए आप फर्टिलाइजर, सीड, इरिगेशन फैसिलिटी, थ्रेशर, कुछ भी अगर लेकर के आते हो तो आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, तो फिर वो प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं होता। इसके अलावा राजस्थान में वाटर स्कैर्सिटी, मैंने बताया रेनफॉल हमारे यहां पर बहुत कम होता है, ठीक है, 58 सेंटीमीटर के लगभग एनुअल है। इसके अलावा क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, अगर आप रेनफॉल वेरिएबिलिटी की बात करोगे ना, उसमें सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी आपको राजस्थान में दिखेगी, और वो भी जैसे जैसे हम वेस्टर्न राजस्थान की तरफ जाएंगे वैसे वैसे। इसका मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा बरसात दिखती है तो कभी कई बार एकदम सूखा निकल जाता है। सिमिलर मैनर में आप टेम्परेचर के हिसाब से देखो, आपको क्या दिखेगा कि जी दिन में तो टेम्परेचर जा रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड,
40 डिग्री, 40 के तो ऊपर नॉर्मली रहता ही है, लेकिन रात आते ही टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप कर जाता है। सिमिलरली सीजनल मैनर में देखें, अभी टेम्परेचर गर्मियों के टाइम पे देखो कितना ज्यादा जा रहा है, और सर्दियों में टेम्परेचर फिर माइनस में चला जाता है। तो ये वेरिएबिलिटी भी मोर और लेस बहुत ज्यादा चैलेंजिंग कंडीशन क्रिएट कर देती है एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो। ये हमारे सामने चैलेंजेस हैं हमारी खेती के सामने, और इन्हीं को फिर मैनेज करना हमें आना चाहिए। तो आप देखोगे यहां पर कि हमारे ओवरऑल देखें तो 2047 तक टारगेट है कि फार्मर्स जो हैं उनकी इनकम को हमें बढ़ाना है, और ज्यादा भी नहीं तो देखो सपना तो ये है कि फार्मर्स की जो करंट इनकम है उसको डबल तो कर दिया जाए। अब डबल करने के लिए चाहिए होता है एफर्ट्स। अब वो एफर्ट्स क्या क्या हैं, सीधी बात है, हमें एक तो वाटर शेड मैनेजमेंट पे काम करना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जहां पर जितना रेनफॉल होता है उस रेनफॉल वाले वाटर को आप कंजर्व करो, बचाओ उस पानी को, पहली चीज। दूसरी चीज कि उसका एक कंजर्वेशन का जो मेथड है दैट शुड बी अ बैलेंस्ड वन। बैलेंस का मतलब कि एक बहुत बड़ा एरिया आपके पास में है तो वहां पर जो सॉइल मॉइस्चर है ना वो इतनी होनी चाहिए कि वो वेजिटेशन या क्रॉप को सपोर्ट कर सके। ऐसा ना हो कि वहां पर मॉइस्चर की कमी आने के चलते एक जगह पर तो सूखा पड़ गया, दूसरी जगह पे आपने पानी बहुत सारा इकट्ठा कर लिया तो वहां पर बहुत सारा आपको ओवर सैचुरेटेड सॉइल दिख रही है जो कि सैलिनाइजेशन हो जाता है, फिर वो मिट्टी खराब हो जाती है। तो इसकी बजाय ये किया जाए कि सॉइल में पानी की जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम भी ना हो और एक्सेस में भी ना जाए। तो उसको जब हम बैलेंस कर लेंगे वो भी रेनफॉल के बेसिस पे, तो उसको हम बोलते थे सैचुरेटेड या सैचुरेशन बेस्ड वाटर शेड इंटरवेंशन, कि आप एक प्रॉपर टॉप सॉइल ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करेंगे तो ना तो एक्सेस पानी की प्रॉब्लम है ना शॉर्टेज की प्रॉब्लम है। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन को बढ़ाना, आपको ध्यान होगा फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में बताया हुआ है कि इंडिया का 33% एरिया हमें कन्वर्ट कर देना है फॉरेस्ट एरिया में। अब आपको ये समझना होगा, आगे हम वैसे देख लेंगे फॉरेस्ट एरिया किसको बोलते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन है, आगे हम अच्छे से देखेंगे। बट 33% एरिया आपको करना है। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है, टेम्परेचर राइज होने का जो ग्लोबल वार्मिंग का डर है, उसको भी हम कंटेन कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे ज्यादा असर डाल कौन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि क्वांटिटी वाइज बहुत ज्यादा हम रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस वजह से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सीधी बात है, हमें हमारे आसपास में जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वेजिटेशन, जो कुछ भी दिखता है, फ्लोरा एंड फौना, उनसे बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। मधुमक्खी एक सिंपल सी चीज है, हनी भी देती है तो वहीं पर पॉलिनेशन भी करवाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि बढ़िया क्वालिटी की फसल होती है और आउटपुट में बढ़िया प्रोडक्टिविटी आती है, तो हम अच्छा पैसा कमा पाते हैं। सो द पॉइंट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और इससे भी हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। और साथ में क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, ये कोई भूल नहीं सकता। तो हम ऐसी खेती को प्रमोट करें जिसमें क्लाइमेट चेंज के चलते अगर प्रॉब्लम आए तो भी प्रोडक्टिविटी पे असर ना पड़े, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग। और साथ में सेल्फ सस्टेनिंग रूरल इकोनॉमी को हम प्रमोट करना चाहते हैं। इसका मतलब कि गांवों से जिस तरीके से माइग्रेशन की प्रॉब्लम आती है कि गांव के लोग, पर्टिकुलरली मेल्स की बात करें तो वो तो जॉब के लिए माइग्रेट करते हैं, फीमेल्स की बात करें तो वो मैरिज के नाम पर माइग्रेट करती हैं। तो जब मेल ही अपने गांव में रह करके अपनी जॉब रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे तो माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी कि आप खुद सोचो, नहीं पड़ेगी। तो वो पॉइंट है। तो इसमें क्या किया जाए, सीधी बात है, अगर क्रॉप हमारी एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें तो क्रॉप हमारी वल्नरेबल है, ठीक है, क्लाइमेट वेगरीज को लेकर के, कभी फ्लड्स है, कभी ड्रॉट्स हैं, कभी बहुत ज्यादा आंधी तूफान का आना हो रहा है, ठीक है। अभी इन दिनों तो आपको पता ही कितने वीडियोस वायरल हो रहे हैं। सो लाइव स्टॉक एक हमें इंश्योरेंस के तौर पर दिखाई पड़ता है। क्या बोला मैंने, यहां पर लाइव स्टॉक जो है वो काम कर रहा है कि इंश्योरेंस के तौर पे। मतलब सिंपल है कि फसल बर्बाद भी हो गई तो उस फसल को हम जानवरों को खिला करके और दूध का इनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो लाइव स्टॉक पे ध्यान देना। कोऑपरेटिव ड्रिवन इकोनॉमी, सीधी बात है कि जब हमें लोन या क्रेडिट की जरूरत पड़े तो हमें ऐसा ना हो कि मनी लेंडर के पास में बहुत ज्यादा ब्याज दर पे पैसे लेने की मजबूरी आ रही है, वो नहीं होनी चाहिए। तो क्यों ना फिर एक ग्रुपिंग बना करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इनका काम किया जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनवा करके। इसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, भाई दुनिया में और भी कंट्रीज ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कोट करूंगा इजराइल को।
ये ऐसा कंट्री है जहां की क्लाइमेट हमारे जैसी है, कुछ बिल्कुल एरिड, ठीक है, लेकिन वहां पर खेती लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हो रही है, तो क्यों ना हम वहां से बेस्ट प्रैक्टिसेस लर्न करके लेके आए। एग्जैक्टली उस पर हम काम भी कर रहे हैं। जैसे आप जानते होंगे कि होहोबा करके एक क्रॉप है, उसका यूज किया जाता है बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने में, तो वो टेक्नोलॉजी हमने मोरलेस इसराइल से ली हुई है। तो 2047 तक हमें सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर करनी है, फार्मर्स की इनकम को भी हमें राइज करना है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूव करना है। तो उसके लिए हमारे पास में 2027 के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट, या कहें कि एक पूरी फुल प्रोन्स्ड स्ट्रेटेजी हमारे पास है, जिस पर हम काम करेंगे। सबसे पहला काम, पानी की कमी रहती है तो वाटर एंड क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉपिंग पैटर्न को प्रमोट किया जाए। पानी की कमी में भी प्रॉब्लम नहीं है, ड्रॉट प्रॉन, या प्रॉन नहीं कहूंगा मैं, ड्रॉट रेजिलियंट हम क्रॉपिंग पे जाए, जिससे कि अगर सूखा भी पड़े तो कम से कम पानी में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ सके। क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर को हम प्रमोट करना चाहते हैं। सिंपल बात है, क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, तो उसके हिसाब से कई बार अगर फ्लड्स आ जा रही हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा ड्राउट्स पड़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारी खेती बर्बाद ना हो, उस पर काम किया जाए। इसके अलावा हाईटेक फार्मिंग, जिस तरीके से हम बात करते हैं ड्रोन दीदी की, है ना, जिस तरीके से हम सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करते हैं, ये मोरलेस क्या है जी, कि हमारे पास टेक्निकल मेथड्स अवेलेबल है, तो प्रॉपर टेस्टिंग अगर सॉइल की करें, और फिर उसके हिसाब से वहां पर फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, उनका मिक्सअप, बढ़िया क्वालिटी के बीज अगर ये हम अप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, ड्रोन दीदी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, हमारे पास में प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलप कर लें हम, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मोनोक्रॉपिंग की बजाय हम जाएं किस पे, मल्टी क्रॉप्स पे, जिससे कि एक फसल के चलते जमीन की क्वालिटी बिगड़े भी नहीं और हमारी जरूरतें भी पूरी होती रहे, जमीन की क्वालिटी भी मेंटेन रहे। इसके अलावा एनिमल्स और फॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना, क्योंकि मैंने बताया कि डेयरी सेगमेंट, डेयरी, ठीक है, मीट, पोल्ट्री, ये ऐसा सेक्टर है जहां से जो फार्मर्स हैं वो अपनी इनकम को कॉम्प्लीमेंट करवाते हैं, जहां से फसल बर्बाद हो गई तो भी वो अपनी जिंदगी कंटिन्यू करते रहते हैं। और यूपीएससी में इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि राजस्थान में इतना ज्यादा सूखा पड़ता, उसके बावजूद भी राजस्थान के किसान सुसाइड क्यों नहीं करते, लेकिन महाराष्ट्र में ये केस ज्यादा दिखता है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही है ना। इसके अलावा फिशरीज पे भी हम काम कर रहे हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो एक सेगमेंट है, उसको भी हम एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि लोन एक्सेस करने में प्रॉब्लम कम से कम आए। और उसमें ध्यान दिया जा रहा है, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट का, महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा रोल हो, और यूथ को आगे लाया जाए, क्योंकि यूथ को जब हम स्किल दे देंगे, क्योंकि यहां पर आज की जो परिस्थितियां हैं, आज के जो चैलेंजेस हैं, अगर हमें उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है, तो यूथ को तो डेफिनेटली हमें एम्पावर करना है, तभी वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो हमें पॉजिटिव आउटपुट देगा। अगेन वही बात, अगर यूथ की पॉपुलेशन आपके पास ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न भी अच्छा देगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा 2047 का टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं, जिनमें हम इन डिफरेंट पिलर्स पे काम करने का प्लान लेके चल रहे हैं। क्लियर है, ये हमने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट है पॉलिसी पिलर्स की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो होगी, जब खेती की बात आ रही है, तो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। सीधी बात है, सॉइल की टेस्टिंग होनी चाहिए। सॉइल की टेस्टिंग के बाद में उसमें कौन से फर्टिलाइजर डालें, जिससे कि वहां पर जिन भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिन भी पोषक तत्वों की कमी है, वो अप्लाई किया जा सके। बायो फर्टिलाइजर्स को हम प्रोमोट करें, इसका मतलब सिंपल है कि हमारा टारगेट होना चाहिए नेचुरल फार्मिंग का, ठीक है। गाय के गोबर से ही हम अगर कंपोस्ट तैयार कर लें तो कितना अच्छा रहेगा, और इसके लिए डिफरेंट स्कीम्स हमारे यहाँ चल रही है। ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को हम प्रमोट करें। रेन फेड रीजन्स में जनरली अगर देखें तो अभी भी हमारे यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो उस केस में जहां पर पानी बरसात से आ रहा है, उसका कंजर्वेशन हो जाए, और उससे फिर इरिगेशन फैसिलिटी भी हम डेवलप कर लें। और ज्यादा ध्यान दिया जाए इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन्स में, जहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, जहां पर थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उस तरह वहां पर हमें सॉइल मैनेजमेंट के ये तरीके हैं। फिर दूसरा पिलर हमारा है
लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर। इसकी अगर बात करें तो इसमें मैंने बताया कि हमें मिल्क प्रोडक्शन में आगे आना है। वैसे देखा जाए तो मिल्क प्रोडक्शन में राजस्थान नंबर 1 आता है, ठीक है। तो इसको हम और एनहांस करें, हमारे पास में बढ़िया ब्रीड की अगर गायें हो, भैंसें हो, तो उससे ऑटोमेटिकली दूध की प्रोडक्शन हम और बढ़ा सकते हैं। और ज्यादातर हमारा एरिया हमने देखा एरिड या सेमी एरिड जोन में आता है, तो देखो हमारे पास में मिल्क एक अच्छा ऑप्शन है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि जो विमेन होती है, महिलाएं जो होती हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अब जब से डेयरी सेक्टर को एक रेलेवेंस मिली है ना, आप खुद देखो कि हमारे घर की महिलाओं के पास में पैसा आने लग गया, और जब वो पैसा आता है तो उनकी बेसिस पर वो डिसीजन मेकिंग भी उनकी अपने आप आने लग गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर आ जाएगा सप्लाई चेन एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन वही बात कि प्रॉफिट अगर अर्न करना है, इकोनॉमी में वाकई में कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना है, तो हमें एक्सपोर्ट्स पर काम करना होगा, हमें स्टोरेज फैसिलिटी को डेवलप करना होगा, हमें प्रोसेसिंग फैसिलिटी को डेवलप करना होगा, जिससे कि फार्म का जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करके आउटपुट प्रोडक्ट तैयार किया जो कि कंज्यूमर के लिए सीधा यूजफुल है। जैसे मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट हैं, मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उन पे काम किया जा सकता है। और साथ में फिर चाहिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जिसका मतलब हो गया कि भाई आपको लोन चाहिए तो इजी बेसिस पे दिया जाए। आजकल तो हमें पता है ना, मैं बार बार एक ही वर्ड यूज करता हूं, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, जिससे कि हम इजीली क्रेडिट एक्सेस कर पाते हैं, लोन लेने के लिए भटकना नहीं पड़ता। और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटीज है जहां पर हम खेती के साथ साथ में डेयरी सेगमेंट के रिलेटेड जो पैसों की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हम मैनेज कर पाते हैं। तो ये हमारे पॉलिसी पिलर्स हैं जिन पे सरकार लगातार ध्यान दे रही है। अब आ जाते हैं हम कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। देखो, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की या अलाइड एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की स्टेट की जीवीए में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो देखो ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है ना। स्टेट का जीवीए है वो 28.56% हुआ करता था 2011-12 में, और अभी हो गया है कितना, 25.78। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं इकोनॉमी में, वैसे वैसे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का काम हो रहा है राज्य में, तो उसमें पहले 28 रुपए का काम हुआ करता था एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ से, लेकिन अब वो घट करके कितने पे आ गया, सिर्फ 25% पे। तो सवाल ये आता है कि परसेंट वाइज अगर रिड्यूस हुआ है तो क्या एब्सोल्यूट टर्म्स में भी रिडक्शन हुआ है? नहीं। देखो 2011-12 में जो फिगर है वो उस टाइम की जीएसडीपी के साइज के अकॉर्डिंग है। मान लो उस टाइम पर जीएसडीपी आपकी 50 रुपए की थी, तो 50 रुपए के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन वहां पर आ रहा था 28 का। 28% का मतलब लगभग 14-15 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ रहा था, समझ गए। लेकिन अब आपकी इकोनॉमी की साइज कितनी हो गई, इकोनॉमी की साइज हो गई 100 रुपए। तो 100 रुपए में अगर आज के टाइम पर कैलकुलेट करें तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। इसका मतलब जो पहले 15 रुपए का कंट्रीब्यूशन था वो एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना हो गया, वो बढ़ करके आपका कितना हो गया, 25 रुपए। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बढ़ा है, लेकिन रिलेटिवली देखिए परसेंटेज वाइज तब वहां पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एनालिसिस आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारे पास में, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है, दो मेथड्स हैं, एक तो करंट प्राइस का, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट प्राइसेस में हम प्राइस लेते हैं 2011-12 की, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो एग्रीकल्चर जीवीए जो है वो 2011-12 में था 1.92 लाख करोड़, जो कि बढ़कर के रियल टर्म्स में कितना हो चुका है, 2.23 लाख करोड़। वहीं पर करंट प्राइस पे कैलकुलेट करें, यहां तो क्या कर लिया हमने, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना, महंगाई को हमने एडजस्ट कर दिया, प्राइस हमने 2011-12 की ली है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन को भी हम बिना देखें, साथ लेते हुए आगे बढ़े, तब कैलकुलेशन अगर देखें करंट प्राइसेस पे कि आज के टाइम पर क्या दाम चल रहे हैं किसी भी सर्विस या किसी प्रोडक्ट के, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो 3.23 लाख करोड़ 2011-12 में थे, वहां से हम 4.41 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने आप में आप हर साल का एवरेज अगर निकालो तो आपको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 8.1% दिखाई पड़ेगी, ठीक है। इधर देखोगे तो 3.82% ही है, क्योंकि इधर हमने इन्फ्लेशन को हटा करके गणित लगाई है। लेकिन यहां पर अगर कैलकुलेशन हम करें तो ये हमारा एक इंक्रीमेंट है। ये कंपैरिजन 2021-22 का 25-26 से है, रेट आपकी है, तो इसका मतलब 2021-22 में
करंट कांस्टेंट प्राइस पे ये था, करंट प्राइस पे ये फिगर था। फिर 2025-26 में इस कांस्टेंट प्राइस पे ये आ गया, करंट प्राइस पे ये आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितना जीएसवी है ना, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, जीएसवी ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन राजस्थान इकोनॉमी, तो करंट प्राइस पे 4.41 लाख करोड़ आ जाएगा, और कांस्टेंट प्राइस पे पूछे तो 2.23 लाख करोड़। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस पे बेस्ड फैक्ट वाइज अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमें थोड़ा सा याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। चलो फिर आ जाता है नेक्स्ट कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डिवाइड करें तो क्या एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्रॉप्स का, ये क्योंकि जनरली यही परसेप्शन आता है, आंसर इज नो। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको लाइव स्टॉक का, पशुपालन का दिखेगा 49.35%। दूसरा मिलेगा क्रॉप्स का 42.61%। तीसरा मिलेगा फॉरेस्ट्री का, लॉगिंग का, मतलब वही बात, पेड़ पौधों का आप ग्रोथ भी कर रहे हो और साथ में लकड़ियों का काम भी कर रहे हो, तो उसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 7.49। और फिर चौथे नंबर पे आती है फिशिंग। इस तरीके से ये कंट्रीब्यूशन को हम देख सकते हैं। ये भी हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने वाली बात है। एडवांस एस्टिमेट, एई का मतलब एडवांस्ड एस्टिमेट होता है, क्योंकि ये डेटा है, ये कैलकुलेट किया हुआ है दिसंबर 2025 तक के अवेलेबल डेटा के बेसिस पे। तो ये लगभग ट्रेंड को ध्यान रखते हुए कैलकुलेट किया जाता है। तो अब इसका एकदम रिफाइंड जो डेटा आएगा वो कब आने वाला है? नेक्स्ट जो इकोनॉमिक रिव्यू आएगा 2027 में, पर तब तक के लिए हमारे लिए इक्वली रेलेवेंट हो जाता है। अब आप देखो ग्रोथ रेट की बात करें तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की ग्रोथ रेट ओवरऑल देखो तो 0.22% ही है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो लाइव स्टॉक है वो तो जा रहा है 5.2% पे, फॉरेस्ट्री की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है, फिशिंग की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है, लेकिन क्रॉप सेक्टर है वो डिक्लाइन कर रहा है। इसलिए जब इनका एवरेज हम निकालते हैं तो हमें ग्रोथ रेट स्लाइटली मार्जिनल पॉजिटिव। अब क्रॉप सेक्टर क्यों माइनस में गया, उसके पीछे लॉजिक क्या है? सीधी बात है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इशू, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से आजकल लैंड यूज डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, लैंड यूज डाइवर्सिफिकेशन, तो उसमें क्या किया जा रहा है कि जमीन जो पहले खेती के काम आती थी उसकी अब आजकल अर्बनाइजेशन एक्सपेंड हो रहा है, वहां पर इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, जिसके चलते इश्यूज क्या है आ रहे हैं। ये जीवी आप ध्यान नहीं रख लोगे, करंट प्राइसेस के बेसिस पे 4.41 लाख करोड़ के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन लग जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि किस तरीके से कांस्टेंट प्राइसेस के बेसिस पे हमारी ये कैलकुलेशन चल रही है। ध्यान रखने वाली बात है, ये कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेशन है 2011-12 के हिसाब से, ठीक है। और यहां की बात करें तो ये करंट प्राइस के हिसाब से, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, अगर कांस्टेंट प्राइस में पूछे तो क्रॉप सेक्टर में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। फिर आ जाता है क्रॉप सेक्टर में ओवरव्यू देखें कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो देखा जाए तो क्रॉप सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की कांस्टेंट करंट प्राइस पे कितनी वैल्यू आ रही है, 4.4 लाख करोड़ की, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन लाइव स्टॉक का हमने देखा, फिर दूसरा क्रॉप का। तो क्रॉप का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1.8 लाख करोड़। इस 4.41 लाख करोड़ में केवल क्रॉप की बात की जाए, है ना, खेती की बात की जाए, तब कंट्रीब्यूशन इसका केवल खेती का 1.88 लाख करोड़ है। समझ गए बात को, ये कंफ्यूज नहीं होना इसमें। और इसमें भी आप देखोगे तो मेजरली हमारे यहां पर खरीफ में तो इनकी खेती होती है, बाजरा, मूंगफली, मूंग, और वहीं पर रबी में हमारे वीट, मस्टर्ड और ग्राम, ठीक है, गेहूं, सरसों और चना, इनकी खेती होती है। अब इनमें प्रोडक्टिविटी अगर सारों को कंपेयर करोगे ना आप, तब आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, या फिर कहें कि इस जीएसवीए के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर देखो खेती में तो वो आता है वीट का, 38,000 करोड़ से ज्यादा का। फिर दूसरे की बात करो तो रेपसीड एंड मस्टर्ड, दैट मींस अगेन आपकी सरसों का। फिर ग्राउंड नट का कंट्रीब्यूशन है, फिर ग्राम का कंट्रीब्यूशन है, फिर बाजरा और फिर मूंग। ये एक क्रोनोलॉजी है, इसे हमें 2 से 3 बार देख करके दिमाग में सेट कर लेना है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, वीट का, फिर आपका आ गया मस्टर्ड का, फिर ग्राउंड नट,
फिर ग्राम और फिर बाजरा और मूंग। इस तरीके से आपको सीक्वेंस देख लेनी है, ठीक है। रिवाइज करोगे बार बार तभी होगा, क्योंकि डेटा है, फैक्चुअल है, तो यहां पर ज्यादा कुछ समझाने का पोर्शन भी बचता नहीं है। फिर बात आती है, अगर हम खरीफ क्रॉप की जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात करें करंट प्राइसेस पे, खरीफ क्रॉप में मेजर कौन कौन सी थी, बाजरा, ग्राउंडनट और मूंग। इसमें आप नोटिस करेंगे तो ये जो हमारा बाजरा है, बाजरा यहां पर थोड़ा सा राइज हुआ 2022-23 में, फिर 2023-24 में फिर डाउन गया, 2024-25 में बढ़ा और 25-26 में फिर से डिक्लाइन कर गया। तो बाजरे का कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है खरीफ की सीजन की बात करें। वहीं पर हम अगर इसकी बात करें ग्राउंड नट की, तो ग्राउंड नट का पिछले साल के कंपैरिजन में राइज ही देखने को मिल रहा है। और मूंग की बात करें तो ये लगभग लगभग अपनी ट्रेजेक्ट्री में पॉजिटिव रहते हुए इन तीनों में तो सबसे कम पे आ रहा है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रख लेना है। दिस इज ग्राउंड नट, दिस इज बाजरा ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया हमारा मूंग। ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है, राइट। तो आप इनकी जब कैलकुलेशन सेट करेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे ग्राउंड नट का आ रहा है, 15,978 करोड़ रुपए का। वहीं पर दूसरे नंबर पे फिर आ गया बाजरा, नंबर 1 ग्राउंडनट, नंबर 2 बाजरा, नंबर 3 मूंग। अब आ जाओ रबी क्रॉप में। रबी क्रॉप के करंट प्राइस के हिसाब से तो हमारे पास में वीट, रेपसीड, मस्टर्ड और ग्राम, ये तीन आ जाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वीट का अगर देखें तो नो डाउट डाउनफॉल गया है पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन नंबर 1 पे अभी भी वीट बना हुआ है। फिर हम बात कर लेते हैं रेपसीड एंड मस्टर्ड। बहुत शानदार कंट्रीब्यूशन था 2021-22 में, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे देखें तो नंबर 2 पे आ गई है आपकी सरसों भी। फिर बात आती है तीसरी, दैट इज ग्राम, मतलब चना। चना मोर और लेस अपनी अच्छी खासी परिस्थिति में अपनी मेंटेन करके चल रहा है पोजीशन, ठीक है। ये थोता नहीं है चना, थोता चना बाजे घना, हाँ। तो थोता चना होता तो राइज करके नीचे फॉल करता, लेकिन ये मोर और लेस स्टेबल है अपनी पोजीशन को लेकर के। तो चने का कंट्रीब्यूशन ये है। अब यहां पर हम देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन गेहूं का कितना आ रहा है, 38,394 करोड़। इसी तरीके से रेपसीड एंड मस्टर्ड की बात करें तो ये 34,826 करोड़, और वहीं पर ग्राम की बात करें तो 13,913 करोड़। तो ये फिगर भी थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। मेमोराइज कर सको तो दैट्स ओके, नहीं कर सको तो ये वाली जो टेबल है ना, इसी को हम उधर तोड़ के देख रहे हैं, दैट्स इट, बस, और कुछ ही नहीं है, ठीक है। फिर लाइव स्टॉक की बात कर लेते हैं, कितना क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से हम यहां पर लाइव स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा देख रहे हैं। हमने देखा कि जीएसवीए की जब बात आए तो उसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में 4.41 लाख करोड़ की हमने बात की, और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लगभग 49% लाइव स्टॉक का हमने देखा। तो वो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, काउंट करेंगे तो लगभग 2.17 लाख करोड़ का, ठीक है। ये तो पूरा कंट्रीब्यूशन हो गया लाइव स्टॉक का, और उसमें भी नंबर 1 कंट्रीब्यूशन तो आता है मिल्क का, नंबर 2 का है आपकी पोल्ट्री का, फिर एग्स का, और बाकी बचे हुए अदर्स। अगर सीक्वेंस आपसे पूछे अदर्स को पहले रखना चाहे तो उस हिसाब से जाना पड़ेगा। नंबर 2 अदर्स पे जाएगा, नंबर 3 मीट जाएगा, नंबर 4 एग्स। कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं मिल्क 79.6%, ह्यूज कंट्रीब्यूशन, हाँ। अदर्स में 12.27%, पोल्ट्री के साथ में जो मीट का पोर्शन है उसका कंट्रीब्यूशन है 7.46%, और एग्स का 0.67%। ये भी थोड़ा सा, वैसे ये स्लाइड जो भी मैं आपको दे रहा हूं बहुत ही सेलेक्टेड डेटा निकाला हुआ है, ऐसा नहीं है हर कुछ डेटा उठा करके आपको दिया जा रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे परसेंटेज शेयर, ये कोई डाउट नहीं है, मुझे लगता है अच्छे से हमने समझ लिया, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लैंड यूज स्ट्रेटेजी एंड फ्रेमवर्क। देखो हमारी यहां की क्लाइमेट कैसी है, एरिड, समझा दिया मैंने आपको। लिमिटेड एरेबल लैंड है, इसका मतलब एग्रीकल्चर के हिसाब से जो हम खेती की बात करें जमीन वो लगातार घटती चली जा रही है, वजह हम देख लिए, बात कर लेंगे। तीसरा हमारे सामने चैलेंज आता है वाटर स्कैर्सिटी। तो क्या किया जाए, सीधी बात है, हम इरिगेशन की वो फैसिलिटी यूज करें जहां पर पानी का वेस्टेज मिनिमम हो, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया, उस पर हम जा सकते हैं, जो कि इकोनॉमिक रिव्यू के बेसिस पे सजेस्ट की हुई है और यूज भी ली जा रही है। साथ में हम ऐसी फसलों को ज्यादा प्रोमोट करें जिनमें पानी कम लगे और क्लाइमेट अगर चेंज भी हो तो उसका असर कम से कम पड़े, जैसे कि मिलेट्स या पल्सेस। इसके अलावा हम एग्रो फॉरेस्ट्री पे जा सकते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग पे जा सकते हैं। इसका मतलब
एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो, साथ में जो फॉरेस्ट्री एंड जो लॉगिंग है, पेड़ों की कटाई और ये लकड़ियों का जो काम होता है, उसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं खेतों के साथ साथ में, है ना। सीधी बात है, ये खेत है, बॉर्डर पे हमने लगा दिए पेड़, तो पेड़ एक दिन ग्रो करेंगे तो उनको काट करके पैसा कमा सकते हो, तब तक दूसरी फसल पेड़ों की तैयार हो जाएगी 2-4 साल या 10 साल के अंदर, उस पर काम किया जा सकता है। और अगर फसल बर्बाद हो जाए तो आपके पास में लाइव स्टॉक अगर प्रेजेंट होगा तो वो आपका एक इंश्योरेंस का काम कर देगा। ठीक, इसके लिए हम सस्टेनेबल मेथड्स पे जा सकते हैं, जैसे कि सॉइल डिग्रेडेशन ना हो। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब कि वही बात कि आज सॉइल की क्वालिटी है वो आने वाली सीजन तक मेंटेन रहे। इसका क्या है मैं आपको बता दूं कि मिट्टी में सबसे ज्यादा अगर कोई पार्ट सब फर्टाइल है तो सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है टॉप सॉइल, है ना। और टॉप सॉइल में मैं आपको बताऊं कि टॉप सॉइल का सिर्फ 10 सेंटीमीटर उठा के आप देखोगे ना दोस्तों, तो उसको बनने में लग जाते हैं 10 लाख साल। समझ रहे हो, 10 लाख साल में टॉप 10 सेंटीमीटर की सॉइल है वो क्रिएट होती है। और उसको अगर हमने सही से कंजर्व नहीं किया तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा खतरनाक ये कंडीशन बन सकती है। तो ऐसे में हमें सॉइल को तो बचा के रखना। वो कैसे बच सकती है? क्रॉप रोटेशन, मोनोक्रॉपिंग नहीं, ऐसा नहीं कि चावल की खेती हो रही बैक टू बैक चावल, नहीं, बीच में हमें दालों का भी करना चाहिए, क्योंकि दालें क्या होती है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, उनकी जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम जैसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं। वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2 उसको कंज्यूम करके कंज्यूमेबल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। जीरो टिलेज को हम प्रोमोट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि आप खेती कर रहे हो, एग्री प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, एग्री प्रैक्टिस विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल। पिछली आपने फसल काटी, काटते ही उसी के ऊपर दूसरी खेती कर दो। ऐसा ना हो कि उसको छेड़ रहे हैं, वहां पर जो रेजिड्यू पड़ा था क्रॉप का उसको उठा करके हमने हटा दिया, नहीं, उसको पड़ा रहने दो, सड़ने दो, वो अपने आप में एक बायो फर्टिलाइजर का काम कर जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम वाटर कंजर्वेशन पे जा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को प्रमोट करते हुए। तो पॉइंट क्या रहा है कि एक्चुअल में चैलेंज क्या है, क्या उसके लिए हम स्ट्रेटेजीज लेके चल रहे हैं और एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो सकता है। तो ये हमारी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को और प्रोडक्टिविटी को ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। फिर हम बात कर लेते हैं लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स की, कि कहां पर कितनी जमीन काम में आ रही है। सबसे पहला सवाल तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अगर हम हमारे राज्य की बात करें तो कितनी जमीन है जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मेंटेन हो रही है। तो 2025-26 के इकोनॉमिक रिव्यू के हिसाब से 343.43, याद रख लो कि 343.43, 343, 43, 343, 43, 343, 43, तो इतने लाख हेक्टेयर, डॉट लगा देना, 343.43 लाख हेक्टेयर, इतनी जमीन को हम रिपोर्टिंग एरिया के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो इतनी जमीन का लेखा जोखा रखता है। अब उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है वो ध्यान रख लेंगे, नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब सिंपल है कि खेती, मतलब कितने खेत हैं जिन पे सही में खेती हो रही है, या फिर मैं इसको बोलूं कि ज्यादा भी नहीं तो एक सीजन तो आप वहां पर खेती कम से कम कर रहे हो, तो वो नेट सोन एरिया के तौर पे कंसीडर होगा, है ना। तो खेतों की साइज को हमें ऐड कर देना है जिन पे खेती हो रही है, और जिनमें हर साल हो रही है वो नेट सोन एरिया के तौर पे कंसीडर हो जाएंगे। क्लियर? तो वो आपका जितनी जमीन है 343.43 लाख हेक्टेयर, उसका 53.02% है। फिर दूसरे नंबर पे आती है कल्चरेबल वेस्टलैंड। इसका मतलब वो जमीन है जो कि है तो खेती लायक, है तो खेती लायक, लेकिन उनमें खेती कब तक नहीं हुई, कब से नहीं हो रही, 5 साल से ज्यादा समय से खेती हो ही नहीं रही है। नो एग्रीकल्चर, नो क्रॉपिंग, समझ गए, नो क्रॉपिंग फॉर मोर देन 5 ईयर्स, तो कल्चरेबल वेस्टलैंड, पर वो खेती लायक है, ये ध्यान रखना है। आपके पास में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आपके पास में जो टूल्स अवेलेबल है, उनका अगर आप यूज करते हो तो वो ऑटोमेटिकली खेती के लायक बनाई जा सकती है, लेकिन फिर भी 5 साल से ज्यादा समय के लिए जिसपे खेती नहीं हुई, दैट इज कल्चरेबल वेस्टलैंड, वो लगभग 10.11% है। फिर आता है फॉरेस्ट एरिया। इसके हिसाब से देखें तो हमारी जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से सीधी बात है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया लेंगे, वो एरिया होगा, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं टू बी प्रिसाइज, 1 सेकेंड,
तो आप लगभग लगभग 10,000 हेक्टेयर की अगर जमीन लेते हैं, ठीक है, 10,000 स्क्वायर मीटर, हाँ एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो 10,000 स्क्वायर मीटर जमीन के ऊपर, यस याद आ गया, ये आ गया, यस 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया पे अगर आप कैलकुलेशन करो तो आप ये देखो कि कम से कम 10% या उससे ज्यादा जमीन जो है वो पेड़ पौधों के नीचे आ रही है, ट्री कैनोपी के अंडर आ रही है, तो उस जमीन को आप फॉरेस्ट बोल देंगे। तो इस हिसाब से कितनी जमीन है उसके हिसाब से कैलकुलेशन लगती है। तो फॉरेस्ट एरिया जितना टारगेट है उससे हम बहुत पीछे हैं। ऑल ओवर इंडिया का टारगेट अगर 33% का हमने 1952 फॉरेस्ट पॉलिसी की बेसिस पे डिसाइड कर रखा है, तो राजस्थान का भी फिर 33% ही है, लेकिन हम कहां हैं 8.3% पे। फिर बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड, इसका मतलब कंप्लीटली एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यूजलेस जमीन, चाहे फिर आपके पास बढ़िया टेक्नोलॉजी इरिगेशन फैसिलिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर, 6.85%। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज, जैसे कि आपने अर्बनाइजेशन की बात की, शहर भी तो बसे हैं भाई, ठीक है, अर्बनाइजेशन, या फिर हम कहें इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो भी तो आपके कहां पर डेवलप किए जा रहे हैं, मोरलेस जमीनों पर, तो वो यूज हो गया आपका नॉन एग्रीकल्चरल 5.96%। फिर आता है फेलो लैंड अदर देन करंट फेलो, और फिर आता है करंट फेलो। तो पहले करंट फेलो को बता देता हूं मैं आपको। करंट फेलो का मतलब हो गया वो जमीन जिसपे खेती हुई है लेकिन पूरे साल नहीं हुई, है ना। इसका मतलब कि 1 साल से कम पीरियड के लिए अगर किसी जमीन को आपने नो यूज में डाला हुआ है, टाइम कितना है 1 साल से कम, तो उसको करंट फेलो बोल देंगे। और वो जमीन जो 1 साल से तो कम के लिए मतलब फेलो पड़ी है, वो जमीन है ना, लैंड जो है वो नो यूज्ड, नॉट यूज्ड बोलेंगे, नो यूज बोल देंगे, नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, 1 सेकेंड, यस, फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स। वो जमीनें जो 1 साल से ज्यादा के लिए है जमीन खेती लायक, लेकिन उसको हमने 1 साल से ज्यादा समय के लिए यूज नहीं किया, लेकिन 5 साल से कम समय का टाइम है, 5 साल से ऊपर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली किसमें चली जाएगी, वो कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंदर, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। तो लैंड फेलो, फेलो लैंड अदर देन कल्चरल फेलो, वो आपकी आ जाएगी 5.62% पे, और करंट फेलो 5.22% पे। फिर परमानेंट पास्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड, आपने देखा होगा हमारे गांव के बाहर की तरफ जो चरागाह होते हैं वो आ जाते हैं 4.81%। और फिर आती है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप, जैसे कि ऑर्किड्स लगे हुए हैं, या फिर फ्रूट्स के आपने पेड़ लगा रखे हैं, या प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं वो आ जाती हैं इसमें, वो आएगी 0.11%। तो ये जो सीक्वेंस है ना, दिस सीक्वेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेट्स ऑन एरिया, कल्चरेबल वेस्टलैंड, फॉरेस्ट, बैरन एंड कल्टिवेबल लैंड, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ही सीक्वेंस में देख लेना है, ज्यादा भी नहीं, तो भाई टॉप 4 का तो याद रख लेना, बाकी तो चलो ठीक है चलेगा। ओके, इस चीज को हम इकोनॉमिक सर्वे के स्क्रीनशॉट के बेसिस पे ये पाई चार्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं किसका कितना परसेंटेज चल रहा है। फिर बात करते हैं ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग। ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग का मतलब वो फील्ड्स या वो फार्म फील्ड्स जिन पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या क्रॉपिंग हो रही है, उसको हम बोल देंगे ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, और उसको काउंट करते हैं ऑनरशिप के हिसाब से, ठीक है। ऑनरशिप में पहला तो ये देखा जाता है कि कितनी जमीनें हैं जो कि अलग अलग ऑनर्स के नाम पर हैं, ठीक है, और या फिर एक ऑनर की भी हो सकती है 2-3 जमीनें, लेकिन वही बात कि खेत कितने हैं काउंटिंग के हिसाब से। और फिर देखा जाता है उनके एरियाज को, टोटल एरिया कितना आ रहा है। तो टोटल अगर हम लैंड होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है। ये 2011-12 का डेटा है, ये 2015-16 का डेटा है, ठीक है। 2011-12 के कंपैरिजन में अगर देखें तो ये अच्छा खासा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है टोटल लैंड होल्डिंग नंबर में। कहां तो 68-69 लाख है, कहां 76-77 लाख,
इतनी प्रॉपर्टीज बन चुकी हैं खेती के हिसाब से अगर देखें। वहीं पर टोटल एरिया की बात करें तो उसमें एक तरीके से रिडक्शन देखने को मिल रहा है। क्यों? मैंने बताया कि नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए डाइवर्ट हो रही हैं जमीनें, और वहीं एवरेज अगर हम जितना एरिया हम जमीनें जो काम आ रही हैं खेती के लिए उसका पूरा एरिया ऐड कर दें, डिवाइड बाई टोटल नंबर्स, कितने ऑनर्स हैं उनकी संख्या से, तो आपका जो एवरेज आएगा वो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज आ जाएगा ना। तो वो 3.07% था और वो घट करके अभी आ चुका है 3.73 हेक्टेयर पे। इसका मतलब सिंपल मैं बताऊं कि जो टोटल एरिया है उसमें टोटल नंबर्स की अगर बात करें लैंड होल्डिंग की, उसका रेशियो हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एवरेज कमी आ रही है। कमी का मतलब क्या हुआ? फैमिलीज टूट रही हैं, है ना। जो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी वो टूट रही हैं। जो लैंड की साइज है ऑनरशिप के हिसाब से वो रिड्यूस हो रही है। इसी का नतीजा क्या आ रहा है कि ऑनर्स की संख्या तो बढ़ गई, जमीन तो वो की वही है, इसलिए एवरेज होल्डिंग ऑटोमेटिकली 3.07 हेक्टेयर से घट के कितनी आ गई? 2.73 हेक्टेयर पे। तो आप देखो नंबर्स तो इंक्रीज हो गए, टोटल एरिया जो है वो भी डिक्रीज हुआ है, रीजन मैंने बताया, और एवरेज साइज है वो भी डिक्रीज कर गई। तो ये हमें ट्रेंड समझ के याद रखना है। फिर बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो देखो लैंड होल्डिंग को हम क्राइटेरिया वाइज डिवाइड करते हैं, मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम एंड लार्ज। इसके क्राइटेरिया को अगर आपको समझना हो तो देखो, मार्जिनल का मतलब तो हो गया ऐसी जमीनें जहां पर आप 1 हेक्टेयर से कम जमीन को इंक्लूड करते हैं, समझ रहे हैं, लेस देन 1 हेक्टेयर, ऐसी जमीनें मार्जिनल कैटेगरी में आ जाती हैं। तो वहां पर आप देखो एरिया कितना बड़ा है। मार्जिनल लैंड होल्डिंग के अंदर 9.79% इंक्रीमेंट आया है, 40.12% शेयर। क्यों जी? अगेन वही बात, जमीनों के टुकड़े हो गए, फ्रेगमेंटेशन हो गया लैंड होल्डिंग का। फिर आता है स्मॉल। स्मॉल की जब बात आए तो हमारे पास में 1 से 2 हेक्टेयर तक की जमीनें होती हैं, 1 से 2 हेक्टेयर तक की जमीन। इसमें भी देखें तो यहां पर भी इंक्रीमेंट है 10.50% का। टोटल शेयर की बात करें जितनी लैंड होल्डिंग है उसमें 21.9% शेयर तो केवल और केवल स्मॉल लैंड होल्डिंग किया। फिर सेमी मीडियम। सेमी मीडियम में हमारे पास में आ जाती है 2 से 5 हेक्टेयर तक की जमीनें। इसकी बात करें तो यहां पर भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, और टोटल जितनी लैंड होल्डिंग है उसमें 18.5% कंट्रीब्यूशन सेमी मीडियम का। फिर आता है मीडियम। मीडियम का मतलब सिंपल है कि 5 से 10 हेक्टेयर की जो जमीनें होती हैं वो, उनमें डिक्रीमेंट है, क्योंकि ये जमीनें ही तो कन्वर्ट हुई है, यही तो जमीनें टूटी हैं। लार्ज लैंड होल्डिंग का कंट्रीब्यूशन केवल 4.69% है, जो कि 13.2% का डिक्रीमेंट शो कर रहा है। ये वो जमीनें हैं जिनकी साइज एटलीस्ट मतलब 10 हेक्टेयर से ज्यादा होती है। तब आप समझ जाइए कि जब मीडियम और लार्ज ये जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी तब तो थी बड़ी, इनका कंट्रीब्यूशन अच्छा था, लेकिन अब फैमिलीज टूट रही हैं, छोटी फैमिलीज हो रही हैं, तो ये जो मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, इस कैटेगरी तो आपकी जमीनों के एरिया बढ़ रहे हैं और ये वाला घट रहा है। इनको कॉम्प्रोमाइज होते हुए देख रहे हैं, इनको इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है, जॉइंट फैमिली जो वो लगातार डिक्लाइन कर रही है, जो मैं बता चुका हूं आपको। फिर आ जाता है नेक्स्ट, फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग की। फीमेल की जो ऑनरशिप है उसमें एक अच्छा राइज देखने को मिला, ट्रमेंडस ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ग्रोथ जो हो रही है वो ज्यादातर हमें दिखेगी या तो मार्जिनल में या फिर सेमी मीडियम, मार्जिनल में या स्मॉल में, मार्जिनल, स्मॉल या सेमी मीडियम, इन कैटेगरीज में ही ज्यादा ऑनरशिप महिलाओं की बढ़ी है। लार्ज में इनमें नहीं बढ़ी है। आप खुद देख लो, लार्ज में विमेन होल्डिंग की बात करें तो कितना है, केवल 2.97%। मतलब ये मानो कि 100 जमीनें महिलाओं के नाम पर हैं, जितनी भी जमीनें हैं उनमें से 100 जमीनें महिलाओं के नाम पर है। तो क्या हो रहा है कि उनमें से 2.97% तो महिलाओं के पास में जो जमीनें हैं वो तो आ रही है 10 हेक्टेयर है उससे ज्यादा की। तो ये हमारे पास में एरिया, बड़ा वाला एरिया, वो केवल कंट्रीब्यूशन 2.97% है। और वहीं पर 1 हेक्टेयर से कम जमीन की ऑनरशिप की बात करो तो लगभग 50% महिलाओं की ऑनरशिप आ रही है। मतलब अगर 100 जमीनें ऐसी उठाएं जिनपे की महिलाओं का ऑनरशिप आ रहा है तो उसमें
ऐसी कितनी जमीनें हैं जो 1 हेक्टेयर से कम है, तो पता पड़ा कि 49% से भी थोड़ा सा ज्यादा। बाकी मीडियम में 11.74% है, सेमी मीडियम में 14.97%, स्मॉल में 20.77% है। लेकिन जब नंबर्स की बात आए तो वो इंक्रीज हुआ है। कैसे? टोटल नंबर्स में पहले महिलाओं के नाम पर जमीनें थी 7.75 लाख, जो कि बढ़कर के अभी हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो शो कर रहा है 5.46 लाख। इसका मतलब राइज हुआ है 41.94% का। तो ये एक फिगर ध्यान रखना है। टोटल एरिया की बात करें तो सीधी बात है, ऑनरशिप बढ़ी है, ज्यादा महिलाओं के नाम पर ज्यादा प्रॉपर्टीज हो रही हैं, तो चाहे हो थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे टुकड़े उनके हिस्सेदारी में आ रहे हो, लेकिन आए तो है ना। इसलिए लैंड होल्डिंग में महिलाओं की ऑनरशिप थोड़ी सी राइज हुई है। और अभी की कंडीशन आप देख सकते हैं 16.55 लाख हेक्टेयर जमीन आ रही है, जो कि पहले 13.3 लाख एरिया था। ठीक है, हेक्टेयर्स में 24.44% का राइज। फिर बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एग्रो क्लाइमेटिक जोन। देखो सीधी बात है, खेती की जब बात आती है ना, ध्यान से समझना। जब हम खेती की बात करते हैं तो हमने 2-3 चैलेंजेस तो अच्छे से देखे। एक तो वाटर का बहुत बड़ा चैलेंज था, एक हमने सॉइल का भी देखा, सॉइल की भी क्वालिटीज की बात भी करेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि कहां पर कैसी सॉइल मिलती है ना। और साथ में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन रहा है तो वो भी एक चैलेंज दिखाई पड़ रहा है, और जिस तरीके से पॉपुलेशन प्रेशर आज के टाइम पे बढ़ रहा है तो वो भी चैलेंज है। लेकिन ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके चलते हमें देखना होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर हम स्टडी करें तो वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी का भी एक पैटर्न दिखता है, सॉइल की क्वालिटी का भी एक पैटर्न दिखता है, क्लाइमेट का मतलब वहां पर टेम्परेचर और रेनफॉल का भी एक पैटर्न दिखाई पड़ता है। तो उसके हिसाब से ही हम वहां पर अगर खेती की प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें, उस एरिया की प्रॉपर स्टडी हो जाए, उस एरिया के पैटर्न को समझ लें और वहां के उस पैटर्न के हिसाब से ही हम क्रॉपिंग प्रैक्टिस करें, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम होगा कि नहीं, एक साइंटिफिक अप्रोच हुई कि नहीं। बस यही इश्यू है यहां पर, जिसको प्रमोट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया, जिसको बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन। हमारे यहां पर अगर देखें तो टोटल 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, और वो सीधा डिपेंड करती हैं कि वो अरावली के वेस्ट की तरफ है या ईस्ट की तरफ है, या अरावली वाले रीजन में आती है। तो सीधी बात है, जो अरावली पर या अरावली के ईस्ट में है वहां तो रेनफॉल आपको ज्यादा दिखेगा, क्योंकि हमारे यहां पर ज्यादा जो रेनफॉल होता है वो 1 सेकेंड, क्योंकि हमारे यहां पर जो ज्यादातर रेनफॉल होता है वो किसके चलते होता है, हमारे यहां पर रेनफॉल ज्यादा दिखाई पड़ता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच की तरफ से। किस तरफ से दिखता है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच की तरफ से, राइट। तो यहां से जो मॉनसून आता है वो रेनफॉल इस साइड में, विंडवर्ड साइड अच्छी खासी रेनफॉल करता, तो यहां पर तो हमें पानी की अच्छी फैसिलिटी दिखेगी। लेकिन जो एरिया हमारी जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि वेस्टर्न राजस्थान में आता है, दैट इज अराउंड 61% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान, वहां पर हमें इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करनी होगी, वहां पर रेनफॉल पैटर्न में बहुत चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी हिसाब से फिर इस पूरे एरिया को हमने अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया कि कहां पर क्या पैटर्न और कौन सी खेती वहां की ज्यादा सुटेबल है। तो उस हिसाब से देखें तो ज्यादातर सूखा कहां पड़ रहा है, हमारे 61% आपके नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्टिक इकोसिस्टम में, जहां पर रेनफॉल बहुत ही ज्यादा कम होता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा ईस्टर्न या सदर्न राजस्थान वाला रीजन है, वहां पर रेनफॉल अच्छा है तो फर्टाइल सॉइल भी है। इसका नतीजा हमें यह देखने को मिलता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, वो हमें वेस्टर्न राजस्थान में कम दिखेगी, और वहीं पर ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न राजस्थान में पॉपुलेशन डेंसिटी हमें ज्यादा दिखेगी। अगेन वही बात, जहां पर खाने पीने की, पानी की, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो वहां तो लोग ज्यादा रहेंगे ही ना। फिर बात आती है हमारे सीजन्स में, तो देखो हम खरीफ में बाजरा, मक्का, ग्राउंडनट एंड कॉटन, इन पे रिलाई करते हैं। रबी में व्हीट, मस्टर्ड, बार्ली, दैट मींस जो, ओके, और ग्राम, इन पे रिलाई करते हैं। कैश क्रॉप्स में हम गुआर पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, क्यूमिन सीड आपको पता है, जीरा, कोरिएंडर, धनिया, और फेन्यूग्रीक दैट मींस मेथी, इन पे हम बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हमारे यहां पर लोकेटेड है। तो आप जब हम इस मैप को देखते हैं ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सही मायने में पूरा खेल है क्या। देखो यहां पर है हमारी अरावली, ठीक है, इस वाले पोर्शन में इस तरीके से, राइट।
इसके वेस्ट की तरफ हम जाते हैं तो हमें यहां वाला जो एरिया है वो दिखाई पड़ता है एरिड कंडीशंस में। कैसी कंडीशन है? एरिड कंडीशन। और उन एरिड कंडीशंस की जब बात करें तो सीधी बात है, यहां पर एक जो बेल्ट दिखाई पड़ रहा है ये वाला जोन फर्स्ट ए, जिसमें आपके बाड़मेर, ठीक है, इधर से अगर देखें तो जोधपुर वाला एरिया भी आ गया, बालोतरा वाला रीजन भी आ गया, ये इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये मोर और लेस हमारा जोन फर्स्ट ए है, ठीक है। इसके अलावा जोन फर्स्ट बी की बात करें तो यहां पर हमारे पास में इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल भी है, गंगा नहर भी है, दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो ये फर्स्ट बी में आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले रीजन आते हैं। फिर आता है फर्स्ट सी, यहां पर है तो कंडीशन आपकी एरिड ही, सूखा ही पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां पर इंदिरा गांधी कैनाल के चलते इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, थोड़ा जोधपुर का रीजन ये आ जाता है। ये जो एरिया है यहां पर आपको ज्यादातर वो पोर्शन दिखेगा जहां पर प्लेन एरियाज दिखाई पड़ रहे हैं, प्लेन्स। फिर वहीं पर इस एरिड वाली कंडीशन से थोड़ा ईस्ट की तरफ आएंगे तो ये आपको बीच का जो बेल्ट दिख रहा है ना, जिसको हम जोन सेकंड ए और जोन सेकंड भी बोल रहे हैं, ये ट्रांजिशनल जोन है, जहां से हम एरिड से थोड़ा सा ह्यूमिडिटी की तरफ बढ़ेंगे तो ये सेमी एरिड कंडीशन आ गई, ठीक है। तो यहां पर जोन फर्स्ट ए के अंदर तो हमारा डेजर्टिक रीजन आ जाएगा, जहां पर थोड़ा सूखा इस तरीके से पड़ता रहता है, और वहीं दूसरी तरफ ये जालोर, पाली, जोधपुर का ये जो रीजन आ जाएगा, ये लूणी और उसके आसपास की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसका बेल्ट आ गया आपका। फिर उससे आप जैसे ही नेक्स्ट वाले फेज में जाओगे तो हम आ गए अब ईस्टर्न प्लेन्स की तरफ, जहां पर दो जोन्स की अगर बात करें तो एक तो थर्ड ए है और एक आपका आ जाता है थर्ड बी, जो प्लेन एरिया में आते हैं, और यहां पर आपको रेनफॉल थोड़ा सा बेटर कंडीशन में दिखेगा, राइट। फिर उसके बाद में ह्यूमिडिटी की बात करें तो इसमें हम दो कंडीशन में जाएंगे, फोर्थ ए और फोर्थ बी, ये वाला दोनों का दोनों आ जाएगा आपका साउथ राजस्थान ह्यूमिड रीजन, जिसमें फोर्थ ए वाले रीजन में हमारे भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और ये सलूम्बर, ये रीजन आ जाएंगे। और वहीं पर जैसे ही हम और ह्यूमिडिटी की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा रेनफॉल का पैटर्न बढ़ता है, वहां पर हम पहुंच जाते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। और जैसे ही हम साउथ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ये हमारा प्लेट्यू रीजन आ गया, जो कि साउथ ईस्ट राजस्थान का ह्यूमिड रीजन है, जो कि जोन 5 के तौर पर है। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा एरिड, ये ट्रांजिशनल। यहां पर देखें तो सेमी एरिड कंडीशन प्रिवेल करती दिखेंगी और रेनफॉल भी ठीक है। यहां पर ह्यूमिडिटी ठीक है, लेकिन यहां पर ह्यूमिडिटी थोड़ी कम मिलेगी साउथ राजस्थान में, यहां ह्यूमिडिटी ज्यादा, ये भी ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, लेकिन ये साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू वाला पोर्शन हो गया। तो इस तरीके से जब हम इनको कैलकुलेशन में सेट करते हैं तो हमारे पास टोटल 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स दिखते हैं, जहां पर अलग अलग तरीके की खेती हम करते हैं, अलग अलग फसलों की। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपका आता है एरिड वेस्टर्न प्लेन्स, फर्स्ट ए, बात हो गई इस वाले की, एरिड वेस्टर्न प्लेन्स, राइट। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर एंड बालोतरा। यहां पर खरीफ सीजन में बाजरा, मोठ, सिजमम की खेती होती है, और रबी सीजन में आपका व्हीट, मस्टर्ड एंड क्यूमिन सीड की होती है। वहीं पर दूसरा आ गया इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ये प्लेन्स की, राइट, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों आ गए। कॉटन और ग्वार की यहां पर खेती होती है, और सर्दियों के टाइम पे व्हीट, मस्टर्ड एंड ग्राम की होती है। वहीं पर हाइपर एंड पार्शियली इरिगेटेड वेस्टर्न प्लेन्स, इसकी बात कर रहे हैं हम नंबर 3 पे। ये फर्स्ट वन हो गया, ये सेकंड वन, ये नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सूखापन तो जबरदस्त है, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल है, जिसके चलते इसको हमने बोल दिया हाइपर एरिड पार्शियली इरिगेटेड वेस्टर्न प्लेन्स। इसमें बीकानेर, जैसलमेर, पार्ट्स ऑफ चूरू, ठीक है, जिसमें रतनगढ़, सरदार साहिब तहसील और ये भी इंक्लूड हो जाती हैं। इसमें बाजरा, मोठ, गुवार की तो खेती होती है खरीफ सीजन में, और व्हीट, मस्टर्ड, ग्राम की होती है कब? रबी सीजन में। फिर आता है फोर्थ, दैट इज ट्रांजिशनल जोन। अब इस ट्रांजिशनल में ये आ गया आपका फोर्थ वन, शेखावाटी वाला रीजन, जिसमें ज्यादातर आपका आ जाएगा, जिसमें सीकर, चूरू, जिसमें एक्सक्लूसिवली अगर देखें तो रतनगढ़, सरदार साहब, ये तो आपको उधर चली गया था। एक्सक्लूसिव अगर देखें तो ये हाइपर वाले में चली गई थी, ये सरदार साहब और ये बीदासर वाला। बाकी झुंझुनू, नागौर और डीडवाना, कुचामन, ये आपका इंक्लूड हो जाता है ट्रांजिशनल प्लेन में, ठीक है। इसमें बाजरा, गुआर, पल्सेस की खेती, और यहाँ पर मस्टर्ड और ग्राम की खेती है। चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ आता है ट्रांजिशनल प्लेन।
ये लूनी बेसिन का जो हमने ऑलरेडी यहां पर ये देखा था, ये आपका आ गया लूनी बेसिन। ठीक है, यहां पर जालोर, पाली, सिरोही, इसमें से आपको आबू रोड और इनको हटा देना, क्योंकि आबू रोड और ये सारा किस में चला जाएगा, ह्यूमिड वाले सेगमेंट में। बाकी ब्यावर आ गया कुछ तहसील, इसमें बाजरा, गुआर, सजमम की खेती और वीट और मस्टर्ड की खेती होती है रबी सीजन में। फिर आता आपका सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन्स थर्ड ए, इसकी हम बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड, यस, हम बात कर रहे हैं अभी इसकी नंबर 6 की। ठीक है, तो यहां पर जो खेती हो रही है वो आप देख सकते हैं, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बैरोड। अब इसको याद कैसे किया जाएगा, उसका तरीका बताऊं मैं आपको। सिंपल है, खेती में तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अब आपके सामने डिस्ट्रिक्ट्स इतने सारे हैं, कौन सा एरिया है, लेकिन एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एक पैटर्न के बेसिस पे हमने ये एक एरिया डिवाइड कर दिया, फिर इस दूसरे को डिवाइड कर दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से हमने 5 जोन्स को ABCD के हिसाब से डिवाइड किया। और उसमें हमें देखना है कि रेनफॉल कहां पर ज्यादा है, कहां कम है। जहां रेनफॉल कम, वहां पर ही हम अकॉर्डिंगली चीजों के ऊपर, खेती के ऊपर ध्यान देंगे। देखो यहां पर बाजरा, मोट, सिजमम मोर और लेस सेम है। यहां पर आप देखोगे तो ये एक्सक्लूसिव है कॉटन एंड गुआर का। इसका मैं ट्रिक देने वाला हूं जो आपको याद रखना है, वो अगर याद हो गया तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आपको याद होना अपने आप स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन एक बार आप इस टेबल को अच्छे से जरूर देख लेना। ठीक है, देख लो इधर फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन्स आ गए, फिर आ गया सब ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन्स आ गया। ठीक है, साउथ प्लेन्स ह्यूमिड में सदर्न में आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये रीजन आ गया, और ह्यूमिड में साउथ ईस्ट वाला हमारा रीजन आ ही जाता है। ये क्या हो रहा है, चक्कर क्या है। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद कोटा, बारा, बूंदी साउथ ईस्ट वाला रीजन है, उसमें ज्वार, सोयाबीन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो कि यूनिक है। अब यहां पर जो यूनिकनेस है वो आपको याद रखनी है, और एरिया वाइज सबसे पहले तो उस मैप को अपने दिमाग में सेट करो। ठीक है, जैसे ही मैं बोलूं साउथ ईस्टर्न प्लेन्स और प्लेट्यूज 5th जोन, तो कहां गया वो, साउथ ईस्ट वाले रीजन, जहां कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इनकी हम बात कर रहे हैं। वहां की क्वालिटी क्या है कि सोयाबीन और ज्वार वहीं पर डोमिनेट करते हैं, कहीं और करते हुए दिखेंगे नहीं आपको। सोयाबीन और ज्वार, सोयाबीन मध्य प्रदेश से कनेक्टेड। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपसे पूछा जाए साउथ में ह्यूमिड प्लेन्स की बात करें, तो वो 4th बी, याद करो 4th बी कौन सा आया था, अच्छा बांसवाड़ा, डूंगरपुर वाला एरिया, वहां पर आपको राइस की खेती होती दिख जाएगी। आप आराम से अच्छे से देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। ये देखो 4th बी। ठीक है, फिर बात आती है क्यूमिन सीड। क्यूमिन सीड कहां पर दिखेगा, यह आपको ज्यादातर दिखेगा 1st ए वाले एरिया में, बांसवाड़ा, बालोतरा, वो रीजन। ठीक है, फिर आ जाएगा बार्ली। बार्ली की बात करें तो ये हमारा जो फ्लड प्रोन 3rd बी, 3rd बी का मतलब कौन सा दिमाग में आ जाएगा, जस्ट ईस्टर्न राजस्थान, ये भरतपुर, धौलपुर, ठीक है, डीग वाला रीजन आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और कॉटन और गुआर की पेयरिंग ये हमें दिखेगा इरिगेटेड हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर वाले एरिया में। इस चीट कोड को याद कर लो, और फिर इस टेबल को जब आप जाकर के देखोगे तो धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी दिमाग में सेट होने लग जाएगी। पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस पे सीधा 10 मार्कर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है और MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये ध्यान रखना भाई, इसमें लापरवाही मत कर देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक वैल्यू कोर के हिसाब से देखें तो टोटल एग्रीकल्चरल स्टेट डायनामिक्स से मोर और लेस हमने कवर कर लिया, इसमें दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, टोटल फूड ग्रेन सीरियल्स, हाँ इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारे यहाँ पर खेती में प्रोडक्टिविटी आ रही है उसमें कौन सी चीज का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल फूड ग्रेन में खरीफ के हिसाब से देखें तो हमारे पास में सीरियल्स भी आ जाती हैं और उसमें पल्सेस भी हम इंक्लूड करते हैं। तो सीरियल्स की प्रोडक्टिविटी में डिक्रीमेंट है, पल्सेस राइज हुई है, ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रबी में भी जाएंगे तो अनाज जो है उसमें तो कमी आई है प्रोडक्शन में, लेकिन पल्सेस की बात करें तो उसके प्रोडक्शन में बढ़ाई देखी गई है। तो ये ग्रीन वाले सिग्नल, ये मुझे लगता है यहां से रिलेटिवली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई कहां पर कौन सी चीज का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है और कौन सी चीज का कंट्रीब्यूशन घटा है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना। ओवरऑल देखें तो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन की जो एस्टिमेट है दैट इज 283.98 लाख टन। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। फिर आता है ऑयल सीड एंड कैश क्रॉप्स।
टोटल ऑयल सीड की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्लस में ही हैं हम ओवरऑल, चाहे फिर वो रबी वाले रेपसीड, मस्टर्ड, तारामीरा और लिनसीड को लो तो उसमें भी हम प्लस में हैं, और खरीफ वालों की बात करें जिसमें ग्राउंडनट, सिजमम, ठीक है, इसके अलावा सोयाबीन, कैस्टर, उनमें भी हम प्लस में हैं। लेकिन ज्यादा ग्रोथ हमें ऑयल सीड किस में दिखेगा? खरीफ वाले में, ये थोड़ा ध्यान रखना। शुगर केन की प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हुआ है, कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ी है, ये थोड़ा सा रिलेटिवली याद रखने की जरूरत है। फिर बात आती है प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, मतलब जमीन के हिसाब से कितनी खेती हुई, और उस खेती के हिसाब से अगर देखें तो कितना आपका प्रोडक्शन हुआ। जब उस कैलकुलेशन को सेट किया ना तो हमें क्या दिखा यहां पर कि सबसे ज्यादा पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी मिली हमें शुगर केन की। लेकिन ध्यान है ना, शुगर केन का प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है, पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, ये देखो शुगर केन प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद में नंबर आ जाता है आपका ये वाला फिगर जो कि सीरियल्स के लिए रहता है, अनाज के ऊपर, ठीक है, वहां पर भी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी आपकी ज्यादा मिली है। और फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका फूड ग्रेन। समझ गए? सीरियल्स तो ओवरऑल चले गए, इन सीरियल्स के अंदर दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है, तो ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन फूड ग्रेन का दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना, नंबर 1 सबसे ज्यादा पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी की बात है तो शुगर केन आंसर जाएगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट, कंपैरिजन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, कि राजस्थान अगर स्टेट वाइज कंपेयर किया जाए तो कौन कौन सी क्रॉप्स में नंबर 1 है। तो ये नंबर 1 की लिस्ट है भाई, यहां से लेकर के यहां तक। रेपसीड, मस्टर्ड, बाजरा, टोटल ऑयल सीड, कोर्स सीरियल्स, मोटा अनाज और गुआर, इनमें देखो तो राजस्थान नंबर 1 पर है। फिर नंबर 2 पर सिर्फ और सिर्फ ग्राउंडनट, मूंगफली में गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है। और नंबर 3 पे बात करो तो ग्राम, टोटल पल्सेस और सोयाबीन, इनमें हम नंबर 3 पर हैं। याद रख लेना भाई, इसमें मैं कुछ ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता ठीक है, वैसे तो हेल्प इस पूरे ही में नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई सीधी बात है कि किस तरीके से डेटा ही डेटा आ रहा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, ये एक बार पढ़ के रखने वाली चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज, ये ज्योग्राफी में भी तो काम हो रहा है आपका, 2 काम हो रहे हैं एक जगह पे, ये भी तो समझो, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो यहां पे, नंबर 1 वाला जो है उसका फिगर आप देखो यहां पर, नंबर 1 में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गुआर का, जितना देश में मान लो 100 क्विंटल अगर गुआर का प्रोडक्शन पूरे देश में है तो उसका 88.8% तो अकेला राजस्थान दे रहा है, ठीक है। तो ये गुआर वाला तो थोड़ा सा एक्सट्रीम केस है तो इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी उसके अलावा हम रेपसीड, मस्टर्ड में भी 43.43% पे, बाजरा की बात करें तो 41.34% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो टॉप 1, ये टेबल वैसे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गई अपने आप ही, लेकिन अगर ये भी हम ध्यान रख लेंगे तो काम बन जाएगा बाकियों में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर बात आती है स्ट्रक्चरल कंस्टेंट, ये ऑलरेडी हमने कर दिया, हम इस पे बात अब नहीं करेंगे ज्यादा, इस पे भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं बात। अब बात आती है किस तरीके से इन चैलेंजेस को, जो चैलेंजेस हमने देखे हैं कि हमारे यहाँ पर किस तरीके से सॉइल क्वालिटी अच्छी नहीं है, पानी जो है उसकी सप्लाई का चैलेंज आता है, हमें यहाँ पर देखने की जरूरत पड़ती है कि हम कैसे भी करके प्रोडक्शन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो सीड, बीज के लिए हमारे पास में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना और नई क्रॉप वेराइटीज को प्रमोट करना। सॉइल के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जाते हैं, बायो और नैनो फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना चलाई जा रही है, देखेंगे इसको। किसान क्रेडिट कार्ड, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन ऑन 0% इंटरेस्ट रेट, ये देख लेंगे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री योजना, फसल बीमा योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, इसके बारे में देख लेंगे। और कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फार्मर्स, ये भी हम देख लेंगे। तो मोटा मोटा अगर देखें तो इन स्कीम्स को हम अभी देखेंगे, ठीक है ना, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि कहां पर कितना कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहली चीज सीड इनिशिएटिव, देखो अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमारे इनपुट्स को हमें हेल्दी बनाना पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना चल रही है, जिसमें 10 साल पुरानी जो वैरायटी है, 10 से ज्यादा नहीं, केवल 10 साल पुरानी जो हमारे पास में क्रॉप वैरायटीज हैं, उनके बीज बढ़िया क्वालिटी के, पहले तो गवर्नमेंट क्या करेगी, किट देगी, है ना, हाई छोटे किट देगी फार्मर्स को, फिर उनको कहा जाएगा कि आप इनसे खेती करो, और फिर बाद में नए जो बीज बन के आए, नई जो फसल आए, उसमें से बढ़िया क्वालिटी के बीज अपने खेत पे हटा लो, जिससे कि प्राइवेट कंपनियों पर डिपेंडेंसी आपकी ना आए। इसके अलावा
सॉइल फर्टिलाइजर के हिसाब से देखें तो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना चल रही है, जिसमें मेन टारगेट क्या है कि देखो हर एक ब्लॉक में ज्यादा भी नहीं तो 50 फार्मर्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे हर एक ब्लॉक में, ठीक है। और 50 फार्मर्स को 10-10 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी कि आप ना एक काम करो, जो गायों का एक्सक्रीटा है, फसल का जो बचा हुआ तूड़ी कचरा जो भी है उसको यूज करो और वर्मी कंपोस्ट तैयार करो। उससे क्या होगा कि आपको केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ेगा, जिससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि हमारी जो केमिकल पर डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगी ना, तो ऑटोमेटिकली सॉइल क्वालिटी को भी हम अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो उसके लिए प्रमोशन के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना काम कर रही है। फिर सॉइल हेल्थ की बात करें तो सीधी बात है, अभी तक सॉइल हेल्थ कार्ड इतने इशू किए जा चुके हैं। इसमें क्या होता है, आपको पता है कि हर एक खेत की जमीन की मिट्टी जो है उसकी क्वालिटी अपने आप में यूनिक होती है, तो उसकी पहले तो लेबोरेटरी में टेस्टिंग करवा ली जाए, फिर किस मिनरल की कमी है, किस न्यूट्रिएंट की कमी है, उसको फुलफिल करने के लिए क्या करना है वो फिर फार्मर को सजेशन दिया जाता है विद सॉइल हेल्थ कार्ड, जिससे कि भाई आपका कार्ड है, अब अगली बार जब आओ तो इस कार्ड को जरूर साथ लेकर के आना और सैंपल जरूर लेके आना, जिससे कि पता पड़ जाए कि मिट्टी की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है या क्वालिटी डिक्रीज हुई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूरिया कितनी बांटी गई है, इतनी, डीएपी है वो इतना बांटा गया है, एसएसपी मतलब सल्फेट सुपर फॉस्फेट ये भी एक केमिकल फर्टिलाइजर है, और एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटाश इनका एक कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जो चलता है फर्टिलाइजर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन फार्मर्स के बीच किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, जिसका मेन टारगेट है कि हम फार्मर्स को सेल्फ रिलायंट बनाएं। इसके लिए देखो 1.12 क्विंटल के लगभग बीज बांटे गए हैं, 31.50 फ्री सीड मिनी किट्स दिए गए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाय द वे, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ये हो गया था हमारा गोवर्धन जैविक वाला। फिर आता है टेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में। देखो एग्री क्लिनिक्स खोले गए हैं। एग्री क्लिनिक्स का मतलब सिंपल है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर, अब सीधी बात है पहले डिस्ट्रिक्ट कम थे अभी 41 है, तो टोटल टारगेट ये है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन हेडक्वार्टर्स पे इस तरीके की लेबोरेटरीज खोलें, ऐसी क्लिनिक्स खोलें जहां पर आपका जो फार्म एरिया है, आपकी जो खेती की जमीन है, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके कि वहां पर कैसी फसल बेस्ट रहेगी। अगेन वही बात कि हमारे पास में जब टेक्नोलॉजी के मेथड्स हैं तो उनको यूज करते हुए जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए ट्रीटमेंट का काम किया जाए, तो एग्री क्लिनिक्स। इसके अलावा नमो ड्रोन दीदी, इसमें क्या किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का एडिशन किया जा रहा है खेती में और ऑनरशिप दी जा रही है महिलाओं को, जिससे कि वो अपनी इनकम भी कर सके, वुमेन एम्पावरमेंट भी हो सके और खेती की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। तो इसमें क्या होता है कि महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, उनको लोन दिया जाता है और उस लोन पर जितना इंटरेस्ट लगता है उसमें 3% की छूट दी जाती है। तो ये नमो ड्रोन दीदी का है। और अभी तक देखा जाए तो 1070 ड्रोन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाने थे, तो जिससे फिर यूरिया, पेस्टिसाइड इसको स्प्रे किया जा सके ड्रोन का यूज करते हुए। ठीक, फिर इसके अलावा सखी नेटवर्क चलता है जो राजीविका के अंडर, राजीविका एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि 2010 में स्थापित की गई थी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से, जिसका मेन टारगेट होता है वुमेन एम्पावरमेंट और जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट किया जाए थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। कि हाँ भाई आपके पास यूनिक आइडिया है 5-7 आदमियों का या औरतों का ग्रुप बन करके और फिर जाता है प्रपोजल लेकर के, तो राजीविका के थ्रू जितने भी स्कीम्स चलती हैं उनका फिर बेनिफिट मिलता है उनको। आप देखो यहाँ पर कृषि सखी चल रही है, पशु सखी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर चल रहा है, जिसके चलते वही बात महिलाओं का एम्पावरमेंट भी हो रहा है और जो चैलेंज है वो भी टैकल हो रहा है। ठीक है, तो इस पे काम हो रहा है। फिर आ जाओ आप एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। सीधी बात है, कोई भी काम अगर हमें करना है ना तो हमारे पास में क्रेडिट फैसिलिटी बहुत अच्छी होना जरूरी है, क्योंकि पैसा ही सबसे पहला इनपुट है, फिर बाद में बाकी चीजें आती हैं। तो उस हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज कितनी है, लगभग 42,858। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, थोड़ा याद रखने की कोशिश करना भाई। इसके अलावा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी जो लोकल लेवल पे काम करती है उनकी संख्या है लगभग 9,000। इसके अलावा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं, उनकी संख्या लगभग 29 है। लैंड डेवलपमेंट बैंक है, उनकी संख्या 36 है और फेडरेशन 23 है। और भी बाकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां मिलाकर के टोटल देखो तो 42,000 से ज्यादा हमारे पास फिगर है। अब ये काम कैसे करती हैं, सिंपल बात है, आपके पास में कुछ पैसा है, कुछ मनी है,
बट आपको लगता है कि यार इतनी सी मनी से तो मेरे को कोई एंटरटेन ही नहीं करने वाला, कोई मुझे सपोर्ट भी नहीं देगा, तो आप क्या करोगे, जाकर के और अपने साथ वालों से बातचीत करोगे, यार मेरे पास इतने पैसे हैं, तेरे पास कितने, वो भी बोलेगा यार मेरे पास भी कम ही है, तीसरा भी बोलेगा है तो सही पर कम है, चौथा भी यही बोलेगा। तो यार एक काम करते हैं ना, सारे मिलकर के एक साथ एक पूल बना लेते हैं और इससे खुलाते हैं हम हमारा खुद का बैंक अकाउंट, और वहां से फिर बाद में हमारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, ट्रांजैक्शन करके फिर हमारी खुद की कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पे हम इसको रजिस्टर करा लेंगे, और फिर उसके बाद में जब भी हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा तो हमारा जो कलेक्टिव अकाउंट खुला था उसके बेसिस पर हम क्रेडिट ले लेंगे। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इसमें शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन दिया जा रहा है, ठीक है, लॉन्ग मिड टर्म भी दिया जा रहा है। शॉर्ट टर्म का मतलब 12 महीनों से कम के लिए जो लोन दिया जाता है, मिड टर्म का मतलब 1 साल से लेके 5 साल के लिए जो टाइम के लिए लोन दिया जाता है, और जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो लगभग 12 साल 10 साल उससे ज्यादा समय के लिए दिया जाता है। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। आप देखो यहाँ पर टारगेट रखा जा रहा है कि ज्यादा भी नहीं तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज की संख्या हमें 1432 और ऐड कर देनी है एग्जिस्टिंग में। सिमिलरली हमें लैंप्स भी डेवलप करने हैं। अगर लैंप्स की मैं बात करूं आपको तो इसकी फुल फॉर्म एग्जैक्टली मैं बता देता हूं क्या है। लैंप्स दैट इज लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज सोसाइटी। लैंप्स यहां पर है तो ये आपकी होती है लार्ज साइज मल्टीपर्पज आदिवासी सोसाइटीज। समझ गए? तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना है। तो आदिवासी का मतलब हमारे यहां पर जो एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनके फेवर के लिए ये काम किया जा रहा है। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्रेडिट फैसिलिटी के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एस्टैब्लिश किया हुआ है, जिसमें जो भी कोई लोन लेने के लिए फार्मर्स जाते हैं या जो फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल जो भी स्कीम चलती है उनका बेनिफिट उठाना चाहें तो उनको जो इंटरेस्ट देना होता है उस पर 3% की वहां पर छूट दी जाती है। अगर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मैं बात करूं ना तो इसमें आप लोगों को मैं कुछ पॉइंटर्स ऐड कराना चाहूंगा, वो अच्छे से देख लेना भाई, है ना, उस पर बेस्ड हो सकता है हमें कुछ हेल्प मिल जाए। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये 1,00,000 करोड़ रुपए के अमाउंट से स्थापित किया हुआ एक कॉर्पस है, जिसकी स्थापना हुई थी 15 मई 2020 को। याद रख लेंगे, फिर बाद में याद रखनी है। इसमें मेन टारगेट है कि 2 करोड़ तक का अगर कोई लोन लेता है, कितना, अप टू 2 करोड़, तो वहां पर उनको 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी या सबवेंशन मिल जाएगा। मान लो 7% के लोन परसेंट पे आप क्रेडिट लेते हो तो 3% का लोन का माफ हो जाएगा, मतलब 4% ही आपकी इंटरेस्ट रेट बनेगी। तो उस हिसाब से ये काम करता है। इसमें हमारे प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, मल्टी सर्विस सेंटर्स हैं, उनके थ्रू ये क्रेडिट फैसिलिटी का काम होता है। अल्टीमेट क्या है कि देश के जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो सके। फिर आता है क्रेडिट स्कीम्स की बात करें तो हमारे पास में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसका ध्यान रखना है भाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों? आज के टाइम पे क्लाइमेट हो या कोई भी ह्यूमन मेड मिस्टेक्स हो, उनके चलते फिर क्या होता है, फसलें बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाती हैं। तो हमें जरूरत है कि कैसे भी करके उस लॉस को मिनिमाइज करें या फार्मर्स को तो कम से कम उनका हर्जाना मिल जाए। तो उसके लिए इंश्योरेंस दिया जाता है, जैसे हमारा व्हीकलर इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, एग्जैक्टली वैसे ही क्रॉप इंश्योरेंस भी होता है यहाँ पर। तो जो खरीफ की फसल होती है उस पर जितना आपके खेत का जो प्रोडक्शन कैलकुलेट किया जा रहा है उस प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाएगा कि भाई क्या वैल्यू आ रही है आपकी खरीफ की फसल की, राइट। तो उस टाइम पर जितना वैल्यू आ रही है उसका 2% आपको प्रीमियम के तौर पे देना पड़ेगा। मान लो आपके खेत में पिछले साल खरीफ की फसल में उपज हुई थी वो लगभग 1,00,000 रुपए की हो गई थी, मान लेते हैं। तो आप यहां पर सीधी बात है कि अब इंश्योरेंस कराओगे उसी 1,00,000 वाली जमीन के ऊपर खेती करने के हिसाब से खरीफ की सीजन से पहले, तो आपको 2,000 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा। इसी तरीके से रबी में आपको 1.5% तक देना पड़ेगा, समझ गए। और कॉमर्शियल या हॉर्टिकल्चर में आप जा रहे हो तो 5% तक आपको देना पड़ेगा। और डिस्बर्समेंट जो है अभी तक इस साल का 2025-26 का, या आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6,200
6 करोड़ रुपए तक का दिया जा चुका है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अगेन, हम जब इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो हमारा लाखों तक भी अमाउंट जाता है, लेकिन प्रीमियम हमने कितना दिया? हेल्थ इंश्योरेंस एज के हिसाब से देखे, कोई 15 देता है, कोई 25 देता है, कोई 30 देता है, लेकिन क्लेम जब करते हैं तो 50,000 1 लाख रुपए तक का क्लेम आता है। तो एग्जैक्टली वही चीज यहां पर है प्रीमियम की। वैसे ही जीरो इंटरेस्ट लोन है, वो फैसिलिटी भी हमारे यहां पर रन हो रही है। इसके अलावा सहकार किसान कल्याण योजना, उसमें 10,000 रुपए तक का 10,000 लाख रुपए तक का लोन देने की फैसिलिटी की डेवलप की गई थी। एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड जो भी काम किए जा रहे हैं उसमें अगर देखें तो इसमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है डेयरी सेक्टर पे। कोऑपरेटिव गोपाल क्रेडिट फैसिलिटी, इसमें भी डेयरी पे काम किया जा रहा है। डेयरी सेक्टर से जो लोग भी काम करना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर या जो भी अलाइड सेक्टर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर कोऑपरेटिव फैसिलिटी है क्रेडिट के लिए, उधार के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड, देखो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से संबंधित जो भी आपके चैलेंजेस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, सीधी बात है, चैलेंज में सबसे पहला चेंज होता है कि हमें इन्वेस्ट करना है पैसा, और अगर पैसा इन्वेस्ट करके और फिर काम करें तो उसके लिए हमें उधार की जरूरत पड़ती है। तो किसान क्रेडिट कार्ड वो ही एक टूल है, जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड होता है ना वैसे ही। ठीक, तो ये सिनेरियो है भाई। इसके आगे फिर हम सेकंड पार्ट और देखेंगे, लेकिन इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, चेक भी हो जाए। फर्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन। Consider the following statement regarding the agriculture and allied sector in Rajasthan according to the state's economic data. First statement क्या कह रहा है? This sector accounts for a significant higher share of Rajasthan GSVA compared to the national average. ये तो हमने एकदम शुरू में देखा था कि जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन राजस्थान में जितना परसेंट है ना, वो परसेंट अगर नेशनल लेवल पे कंपेयर करें तो राजस्थान वाला आपको ज्यादा दिखेगा, लगभग 25% था। तो ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, करंट प्राइस के हिसाब से देखें तो जो ग्रोस वैल्यू एडेड आ रहा आपका एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का, तो उसका वर्थ आ रहा था 4.41 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। बिल्कुल सही है, 4.41 लाख करोड़ ही हम बार बार याद कर रहे थे। तीसरा, द सेक्टर हैज शोन अ नेगेटिव CAGR एट कांस्टेंट प्राइस बिटवीन 2021 टू 2025-26। क्या नेगेटिव दिखा था? ध्यान रखने वाली बात है कि कांस्टेंट प्राइस पे जो परसेंटेज की हमने बात की थी, है ना, जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की बात है, तब हमें दिखाई पड़ता है कि क्रॉप जो है वो मोर और लेस डिक्लाइन कर गया था, वो फैक्ट है। लेकिन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इसका मतलब हम फिशरी भी देख रहे हैं, हम यहां पर आपका लाइव स्टॉक भी देख रहे हैं, वो क्या नेगेटिव था? नहीं, वो तो 3% से ज्यादा था, 3.82% से भी ज्यादा चल रहा था हमारा कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से देखें तो। देखा जाए तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से अगर देखें, तीसरा अगर हटाएंगे तो वैसे भी ऑटोमेटिकली हमारा आंसर बी आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रख लेना भाई, क्वेश्चन को अपने हिसाब से अपने प्रैक्टिस भी कर लेना। ये मैं PDF आपको दूंगा वैसे। फिर बोला गया है, अरेंज द फॉलोइंग सब सेक्टर ऑफ राजस्थान एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर in correct descending order of their percentage share in the sectoral GVA at current price of financial year 2025-26 estimate advanced estimates। बताओ किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था? याद अगर आ रहा हो तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमने देखा था लाइव स्टॉक का, फिर दूसरा नंबर किसका आ रहा था? क्रॉप का, फिर तीसरा कंट्रीब्यूशन किसका था? फॉरेस्ट एंड लॉगिंग का, और फिर चौथा कंट्रीब्यूशन था फिशिंग का। ये कहां मैच कर रहा है? ये भी अगेन आपका बी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा वही पाई चार्ट के हिसाब से क्वेश्चन तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैंड यूज क्लासिफिकेशन शेयर इन राजस्थान एज पर द प्रोविजनल लैंड यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2024-25। बताओ क्या है इसका सही आंसर? सबसे ज्यादा लैंड यूज नेट सोन एरिया में थी, चारों ऑप्शंस में वही चल रहा है। दूसरा, फॉरेस्ट था या कल्चरेबल वेस्टलैंड था, बैरन अनकल्टिवेबल लैंड था या फॉरेस्ट था? सोचो, बताओ क्या था? याद आ रहा होगा, हम गए थे कल्चरेबल वेस्टलैंड की तरफ, फिर फॉरेस्ट और फिर बैरन लैंड। तो अगेन इसका आंसर भी हमारा बी हो जाता है। अब देखो, केवल एक अगर आपने की पॉइंटर पकड़ लिया काम बन जाएगी। अगर हाँ फॉरेस्ट होता तो थोड़ा कंफ्यूज होते, लेकिन की पॉइंटर टॉप 2 में ही हमारा आंसर हो गया, 3-4 पे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
है ना, लैंड यूज के हिसाब से अगर देखें तो। फिर आता है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर सेंसस ऑफ 2015 एंड 16 which category of the land holding constitute the highest percentage ratio to the holding in Rajasthan? नंबर्स की बात हो रही है, सबसे ज्यादा कौन सा था, लार्ज, स्मॉल, मार्जिनल या मीडियम? याद करो याद करो, सबसे ज्यादा। जितनी ज्यादा फैमिलीज बनेंगी उतनी ही ज्यादा जमीन के टुकड़े होंगे, जितनी जमीन के टुकड़े हो उतना ही जमीन का साइज छोटा, जितना साइज छोटा वो सबसे छोटा होता है मार्जिनल, जहां पर 1 हेक्टेयर से भी छोटी जमीनें होती हैं। तो सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग भी कौन सी गई, मार्जिनल। लॉजिकली देखो आप इन चीजों को, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ राजस्थान विद देयर रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स कवरेज। ध्यान से देखना भाई, ये मैप पे है सीधा क्वेश्चन। फर्स्ट ए कौन सा था, एरिड कंडीशन, जहां पर क्यूमिन सीड्स की फसल होती है ना, याद करो कौन सा था वो एरिया जहां रेनफॉल भी कम है, जीरे की फसल भी होती है। तो वो एरिया हमारा सीधा चला गया ये जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा। तो ए यहां पे आ गया। फिर ए यहां पर फर्स्ट में, सॉरी ए में 2 है, ए में 2 कहां है, यहां है, ये तो ऑप्शन गया। ए में 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये ऑप्शन भी गया। चलो ठीक, अब देखना है बी में 1, टेंशन ही खत्म, बी का 1 तो ऑलरेडी सेट हो गया भाई, बी यहां पर आ गया। अब हमें इन दोनों में देखना है। अब देखो सेकंड ए कौन सा था, ट्रांजिशनल जोन था। ट्रांजिशनल जोन में कौन सा था, शेखावाटी रीजन। चलो शेखावाटी रीजन को ढूंढो, ये रहा शेखावाटी। तो यहां पर चला जाएगा सी, यहां चला गया डी। सेट कर दो इनको, ऑटोमेटिकली आपका आंसर ये हो गया सी। थोड़ा सा बस हमें दिमाग लगाना है, राइट, बात बन जाएगी, ज्यादा जोर नहीं आएगा। तो ये था हमारा आज का इस पर्टिकुलर सेशन का पूरा डिस्कशन, ठीक है। अब आपको चाहिए होगी इस सेशन की पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, मैंने आपको बता दिया था। ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेना है, फिर भी कोई डाउट आई है मैंने नंबर दे दिया आपको, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दो, जवाब मिल जाएगा। ज्यादा टेलीग्राम करने की ही कोशिश करना, ओके। चलिए इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। होप सेशन अच्छा लगा होगा, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।